सो हेलो गाइज, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। आज से हम लोग चालू करने जा रहे हैं वाइकिंग्स के सीजन सेकंड को और आज की वीडियो में हम लोग वाइकिंग्स के सीजन सेकंड के एपिसोड फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन करेंगे। ऐसे तो मेरे पास बकवास करने के लिए बहुत सारी रहती है, पर आज मैं बकवास करूंगा नहीं बिकॉज मुझे जल्दी से वीडियो कंप्लीट करना है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो पिछले सीजन में हमने देखा था कि किंग हॉरिक ने जार्ल बॉर्ग के साथ जमीन का बंटवारा करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से अब इन लोगों के बीच में जमीन के लिए फाइट होने वाली है। एपिसोड के शुरुआत में हमें एक बैटलफील्ड दिखाई जाती है जहां रैगनार किंग हॉरिक के साथ मिलकर जार्ल बॉर्ग के अगेंस्ट बैटल की तैयारी कर रहा होता है। किंग हॉरिक रैगनार से पूछते हैं कि तुम्हारा भाई रोलो अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया, क्योंकि देर हो चुकी है, कहीं वो हम लोगों को धोखा तो नहीं दे देगा, कहीं वो जार्ल बॉर्ग के साथ मिलकर हमारे अगेंस्ट तो लड़ाई नहीं करेगा। जिसपे रैगनार बोलता है कि आखिर मेरा भाई रोलो मुझे धोखा देगा ही क्यों, उसके पास रीजन ही क्या है मुझे धोखा देने का। जिसके बाद फ्लॉकी रैगनार के पास आके उससे बोलता है कि लोगों को रीजन नहीं चाहिए होता, कारण नहीं चाहिए होता किसी को धोखा देने के लिए। फ्लॉकी की बातें सुन के रैगनार भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है। फिर कुछ समय बाद जार्ल बॉर्ग की पूरी सेना आ जाती है जिसमें रोलो भी होता है। रोलो को जार्ल बॉर्ग की साइड देख के रैगनार का दिल टूट जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जार्ल बॉर्ग की तरफ जाता है जो कि रोलो से पूछता है कि क्या तुम्हें पछतावा तो नहीं हो रहा है मेरे साथ और खुद के भाई के अगेंस्ट लड़ने में। जिसका रोलो जवाब देता है कि अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और जार्ल बॉर्ग बोलता है कि तो फिर ठीक है। इसके बाद रैगनार की आर्मी का वही एक आंख वाला बंदा रोलो को समझाने के लिए आता है। वो रोलो से बोलता है कि हमने काफी सारी जंगें साथ लड़ी हैं, हम भाइयों की तरह हैं और तुम्हारा असली भाई बाहर है जिसके अगेंस्ट अब तुम लड़ाई करने जा रहे हो। क्या तुम सच्ची में ये करना चाहते हो? जिसपे रोलो कोई जवाब नहीं देता। फिर वो एक आंख वाला बंदा कहता है कि आखिर मैं रैगनार को जाके क्या जवाब दूं, जिसपे रोलो बोलता है कि रैगनार को उसका जवाब खून से मिल जाएगा, यानी कि रोलो यहाँ पे वापस आने से मना कर देता है। इसके बाद किंग हॉरिक की आर्मी और जार्ल बॉर्ग की आर्मी बैटलफील्ड में आमने सामने आ जाती है। रोलो को अपने खिलाफ देख के रैगनार को बहुत ज्यादा गुस्सा और बहुत ज्यादा दुख महसूस हो रहा होता है। अब दोनों तरफ के सारे वाइकिंग्स बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर बैटल का हॉर्न बज जाता है और दोनों तरफ के सारे वाइकिंग्स कुल्हाड़ियां, तलवारें, भाले, ढाले ये सब लेके एक दूसरे के ऊपर जानवरों की तरह टूट पड़ते हैं। और यार बोलना पड़ेगा कि सीजन के स्टार्टिंग में ही इन लोगों ने इतनी अच्छी फाइट दिखा दी। फाइट में सब लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं, काट रहे होते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए होते हैं। रैगनार एक एक करके अपने सारे अपोनेंट्स को मार रहा होता है और रोलो भी मौत का तांडव दिखा रहा होता है। फ्लॉकी रोलो की इन सारी हरकतों को देख के रोलो से लड़ने जाता है, लेकिन रोलो जार्ल बॉर्ग के साथ मिलके फ्लॉकी को बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। फ्लॉकी की इस हालत को देख के वही एक आंख वाला बंदा फ्लॉकी की मदद करने और रोलो से लड़ने आता है, लेकिन रोलो उसके पेट में भाला डाल के उसकी जान ले लेता है। रोलो का इतना भयंकर रूप देख के फिर रैगनार उसे रोकने जाता है और रोलो अपने भाई को सामने देख के उसके ऊपर हमला नहीं कर पाता और अपने आप को सरेंडर कर देता है, जिसे देख के जार्ल बॉर्ग भी फाइट को स्टॉप कर देते हैं। इसके बाद बैटल खत्म हो जाती है। फिर किंग हॉरिक जार्ल बॉर्ग के साथ समझौता करने के लिए मान जाते हैं और बोलते हैं कि वो इस लैंड का 1/3 ऑफ द प्रॉफिट जार्ल बॉर्ग को देंगे, पर जार्ल बॉर्ग को ये समझौता अच्छा नहीं लगता तो वो इसे रिजेक्ट कर देता है। जिसके बाद ये लोग लड़ाई को कंटिन्यू रखने का फैसला लेते हैं, पर रैगनार बोलता है कि यार आखिर कब तक एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए हम लोग एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। हमें वेस्ट जाना चाहिए जहां पता नहीं कितनी सारी जमीन और दौलत पड़ी है, हमें वहां जाके उन सब जगहों को कॉन्कर करना चाहिए। जिसे सुनने के बाद जार्ल बॉर्ग किंग हॉरिक के समझौते को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग मिल के टू द वेस्ट जाएंगे, वहां की लैंड्स को कॉन्कर करेंगे। इसके बाद रैगनार रोलो के पास आता है जिसे कि बंदी बना लिया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली उसने अपने किंग रैगनार को बिट्रे किया, उसके अगेंस्ट लड़ा, जिसकी वजह से रोलो को जल्द ही सजा भी दी जाएगी। रोलो के पास आके रैगनार रोलो को बताता है कि तुम्हें इस बात से फर्क तो नहीं पड़ेगा, पर तब भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि तुम्हारी भतीजी यानी कि मेरी बेटी गीडा मर चुकी। इसके बाद रैगनार, रोलो, फ्लॉकी और उनके बाकी सारे साथी वाइकिंग्स वापस कैटागेट आ जाते हैं, जहाँ पे सब लोग रोलो को एज अ ट्रेटर, एज अ धोखेबाज ट्रीट कर रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सब लोग खाना खा रहे होते हैं, जहाँ रैगनार लगार्था को बता रहा होता है कि बैटल में क्या क्या हुआ
हुआ, कितने लोग मारे गए, वो एक आंख वाला बंदा मर गया, फ्लॉकी बहुत ज्यादा इंजर्ड है। जिसके बाद लगातार रैग्नार से जंग में हिस्सा लेने की वजह पूछती है, जिसपे रैग्नार जवाब देता है कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपको करनी ही पड़ती है। साथ ही साथ रैग्नार यहाँ पे रोलो को भी जिम्मेदार ठहराता है कि अगर वो जाल बॉर्ग के साइड से ना लड़ता तो ये सब कभी होता ही ना। इसके बाद लगातार रैग्नार से एशलॉक के बारे में पूछती है। एशलॉक का नाम सुन के रैग्नार को काफी गुस्सा आ जाता है, पर लगार्था के बार बार इंसिस्ट करने के बाद रैग्नार लगार्था को बताता है कि एशलॉक गोटालैंड की एक प्रिंसेस है जो कि बहुत खूबसूरत है, जिसकी वजह से मैंने बस एक बार उसके साथ सेक्स किया था, पर चिंता मत करो, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, प्यार मैं बस तुमसे ही करता हूँ। लगार्था फिर रैग्नार से बोलती है कि ऐसी मिस्टेक दोबारा से नहीं होनी चाहिए। रैग्नार भी एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जाता है सुबह की तरफ, जहाँ पे बियॉर्न अपने फादर रैग्नार से पूछ रहा होता है कि आप रोलो का क्या करोगे, जिसपे रैग्नार उसे बताता है कि रोलो मेरा भाई है, जिसकी वजह से मैं उसे जज नहीं कर सकता। उसे जज करने के लिए एक पूरी असेंबली बुलाई जाएगी जिसमें कानून के जानकार होंगे, जो कि कानून के पवित्र पत्थर पर खड़े होकर फैसला लेंगे कि रोलो को जिंदा रहना चाहिए या मार देना चाहिए। इसके बाद रैग्नार बियॉर्न को एक सोने का सिक्का दिखाता है जिसमें किंग एला की तस्वीर बनी हुई होती है और बताता है बियॉर्न को कि ये सिक्का काफी कीमती है। बियॉर्न उस सिक्के को ले लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कानून के रखवाले उस पवित्र पत्थर पर खड़े होकर रोलो की सुनवाई कर रहे होते हैं। वहां कानून का रखवाला बोलता है कि हम सब जानते हैं कि रोलो ने एक बहुत ही बड़ा पाप किया है, इसने अपने भाई अपने किंग को धोखा दिया है, जिसके लिए इसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। पर अगर भगवान इसे मारना चाहते तो ये बैटल के अंदर ही मर जाता, पर भगवान ने इसे नहीं मारा, भगवान ने इसे जिंदा छोड़ा हुआ है और हम कौन होते हैं भगवान के फैसले को बदलने वाले। और ये बोल के वो कानून का रखवाला रोलो को आजाद कर देता है। और फिर हमें मालूम पड़ता है कि इस कानून के जानकार को एक्चुअल में बियॉर्न ने वही सोने का सिक्का दिया है, यानी कि बियॉर्न ने इस कानून के रखवाले को घूस देकर अपने रोलो को बचाया। सब लोग रैग्नार से बोलते हैं कि रोलो ने आपको धोखा दिया है, आपको रोलो को मरवा देना चाहिए, पर रैग्नार बोलता है कि नहीं, मैं लॉ के ऊपर नहीं हूँ। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि रोलो रैग्नार से मिलने आता है, जहाँ रोलो रैग्नार के सामने कन्फेस करता है कि मैं तुम्हारी शैडो से बाहर निकल के अपना कुछ करना चाहता था, पर जब मैं तुम्हारी शैडो से बाहर निकला तब मुझे मालूम पड़ा कि मैं कुछ हुई नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर शाम की तरफ जाता है, जहाँ पे रोलो अपने सामान को पैक कर रहा होता है। तभी वहां पे सीगी आती है जो कि उससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो रोलो बताता है कि यहाँ के सारे लोग मुझसे नफरत करते हैं, जो कि सही भी है, क्योंकि मैंने अपने भाई अपने राजा रैग्नार को धोखा दिया है। इससे तो अच्छा होता कि मुझे मौत की सजा दे ही दी जाती। पर सीगी उसे समझाती है कि यार, भगवान ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है, तुम्हें उनके फैसले की कदर करनी चाहिए और खुद को एक दूसरा चांस देना चाहिए। सीन शिफ्ट होकर रैग्नार की तरफ जाता है, जो कि शाम को अकेले बैठ के अपनी बेटी गीडा को याद कर रहा होता है कि कैसे वो उसके आखिरी समय में उसके साथ नहीं था। सब लोग अपने बेटों से ज्यादा प्यार करते हैं, पर वो अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करता था। यहाँ पे रैग्नार बहुत ज्यादा दुख जता रहा होता है, साथ ही साथ वो थोड़ा बहुत खुश भी होता है कि अब उसकी बेटी फाइनली गॉड्स के साथ है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे मॉर्निंग की तरफ जाता है, जहाँ पे बियॉर्न रैग्नार के पास आके उसे जगाता है और बोलता है कि देखो कोई आ रहा है। और ये और कोई नहीं बल्कि एशलॉक होती है, जो कि हमें पिछले सीजन में ही मालूम चल गया था कि प्रेग्नेंट है। एशलॉक को कैटागेट में आते देख रैग्नार के होश उड़ जाते हैं और लगार्था को जैसे ही एशलॉक के आने की खबर मिलती है तो उसके पैरों से जमीन ही खिसक जाती है। रैग्नार लगार्था को बताता है कि यार, मुझे नहीं मालूम था कि ये यहाँ आ जाएगी, ना ही मैंने इसे यहाँ पे बुलाया है। इसके बाद लगार्था एक प्रॉपर रानी का रोल निभाते हुए अच्छी तरीके से एशलॉक का कैटागेट में वेलकम करती है। एशलॉक के कैटागेट में आने की वजह से लगार्था को बहुत ही बुरा लग रहा होता है, जेलेसी फील हो रही होती है और साथ ही साथ वो ह्यूमिलिएटेड भी फील कर रही होती है, क्योंकि एशलॉक एक काफी बड़े परिवार से होती है। उसकी मदर शील्ड मेडन ब्रूनहिल्डा होती है और उसके फादर एक सिगर्ड होते हैं, जिन्हें कहा जाता है कि जिन्होंने ड्रैगन को मारा है। पर अपनी लगार्था सिर्फ एक नॉर्मल किसान की बेटी होती है, जिसकी वजह से उसे इंफीरियर फील हो रहा होता है। ये सब देख के बियॉर्न रैग्नार से एशलॉक को कैटागेट से बाहर निकालने की गुजारिश करता है। बोलता है कि आपको एशलॉक को कैटागेट से बाहर निकाल देना चाहिए, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। पर रैग्नार जवाब देता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि एशलॉक उसका चाइल्ड कैरी कर रही है और उसे एशलॉक का ध्यान देना ही
ही पड़ेगा, मतलब कि उसे एशलॉक की केयर करनी ही पड़ेगी। इसके बाद शाम के वक्त दावत रखी जाती है जिसे फ्लॉकी भी अटेंड करता है और अब वो थोड़ा थोड़ा सही हो रहा है। इस पार्टी में एशलॉक भी आती है जो कि पहले तो अपनी नौकरानियों की मदद से कुछ लजीज खाने बनवा के लाई होती है। इसके बाद जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं तब रैग्नार लगार्था से बोलता है कि मैंने सुना है कि इस देश में काफी जगहों पर एक आदमी मल्टीपल वुमेन्स रखता है। एशलॉक भी रैग्नार की बात का सपोर्ट करती है कि हाँ मैंने भी सुना है कि ये काफी कॉमन है कि एक आदमी मल्टीपल वुमेन्स रखे। लगार्था बोलती है तो क्या तुम भी मल्टीपल वुमेन्स रखना चाहते हो, जिसका रैग्नार जवाब देता है कि अगर मैं रखना चाहता तो तुम क्या बोलती। और इसकी वजह से लगार्था और ज्यादा ह्यूमिलिएटेड फील करना चालू कर देती है। इसके बाद रात में रैग्नार लगार्था को समझाने की कोशिश करता है कि यार एशलॉक के पेट में मेरा बच्चा है, मैं उसे अबैंडन नहीं कर सकता, मुझे उसकी केयर करनी ही होगी। इसके बाद लगार्था डिसाइड करती है कि वो रैग्नार को छोड़ के चली जाएगी। फिर लगार्था अगले दिन अपने सारे सामान पैक करके वहां से जाने लगती है। बियॉन्ड यहीं कैटागेट में रैग्नार के साथ रुकने का डिसाइड करता है। इसके बाद रैग्नार वहां आता है। बियॉन्ड रैग्नार को बताता है कि लगार्था चली गई है। रैग्नार तुरंत लगार्था के पीछे जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्यों मुझे छोड़ के जा रही हो, जिसके बाद लगार्था रैग्नार को एक्सप्लेन करती है कि तुमने मुझे कितना ज्यादा ह्यूमिलिएट किया है, आखिर मैं तुम्हारे साथ कैसे रह लूं। इसके बाद बियॉन्ड भी वहां आ जाता है जिसने अपना माइंड चेंज कर लिया होता है, जो कि अब लगार्था के साथ जा रहा है। इसके बाद लगार्था और बियॉन्ड वहां से चले जाते हैं। रैग्नार अपने परिवार को टूटता हुआ देख बहुत ही दुखी हो रहा होता है, पर वो जानता है कि ये सब सिर्फ उसी के फैसलों की वजह से हो रहा है। रैग्नार एशलॉक के पास आता है और इसी के साथ एपिसोड 1 ऑफ सीजन 2 ऑफ वाइकिंग्स खत्म हो जाता है। सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वाइकिंग सीरीज के सीजन 2 के एपिसोड 2 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रोलो अपने भाई रैग्नार के खिलाफ लड़ाई शुरू करता है, पर जब वो अपने भाई के सामने आता है तब वो सरेंडर कर देता है। कैटागेट में सब लोग उससे नफरत करने लगते हैं, उसे धोखेबाज बोलने लगते हैं और चाहते हैं कि उसे मार दिया जाए, पर वहां का पादरी उसे जिंदा छोड़ देता है। फिर वहां एशलॉक आ जाती है जिसे देख के लगार्था काफी एम्बैरस और काफी ह्यूमिलिएटेड फील करने लग जाती है, जिसकी वजह से वो रैग्नार को छोड़ के बियॉन्ड के साथ वहां से चली जाती है। अब ये एपिसोड चालू होता है 4 साल के टाइम जंप से, यानी कि अब 4 साल बीत चुके हैं लगार्था को रैग्नार को छोड़े हुए। इसी बीच रैग्नार को एशलॉक से 2 बच्चे हुए हैं, जिसमें से बड़े वाले का नाम ऊबे और छोटे वाले का नाम हेवित्सर्क है। साथ ही साथ अब एशलॉक के पेट में रैग्नार का तीसरा बच्चा भी पल रहा है। हम देखते हैं कि कैटागेट में अभी सर्दियां हो रही हैं और वाइकिंग्स अपनी जिंदगी अभी सही से जी रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि सारे वाइकिंग्स इकट्ठा होकर पार्टी शार्टी कर रहे होते हैं। तभी वहां पे फ्लॉकी और हेल्गा आ जाते हैं, जिन्हें देख के सभी लोग खुश हो जाते हैं। वहां पर एथेल्स्टन भी पार्टी कर रहा होता है और अब यार इस बंदे का लुक पूरा चेंज हो चुका है। अब ये बंदा एक प्रॉपर वाइकिंग बन चुका है। फ्लॉकी एथेल्स्टन को टॉन्ट मारते हुए उसे प्रीस्ट वाली बात याद दिलाता है, पर एथेल्स्टन उसे दिखा देता है कि अब वो एक प्रॉपर वाइकिंग बन चुका है। इसके बाद रैग्नार वहां आता है और बताता है कि यार फ्लॉकी मैंने तुझे मिस किया। और फ्लॉकी बोलता है कि हाँ मैं बिजी ही इसलिए था क्योंकि मैं तुम्हारी शिप्स बना रहा था और अब तुम्हारी शिप्स ऑलमोस्ट पूरी बन के कंप्लीट हो चुकी है। अब तुम बताओ कि हम लोग कहाँ लूटपाट करने जा रहे हैं, क्योंकि 4 साल बीत चुके हैं और हमने कोई लूटपाट नहीं करी है। 4 साल से हमने कोई लूटपाट नहीं करी है, जिसकी वजह से लोग तो अब ये भी बोलने लगे हैं कि तुम किंग हैरोल्ड की तरह कमजोर हो रहे हो। जिसके बाद रैग्नार सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है और बताना चालू करता है कि इतने समय से हमने कहीं पे भी लूटपाट नहीं करी है। हम लोग इतने समय से बस प्रेपरेशंस कर रहे थे, नए नए सोल्जर्स इकट्ठा कर रहे थे, अच्छी अच्छी बोट्स बना रहे थे, पर अब हम रेडी हैं अटैक करने के लिए, लूटपाट करने के लिए। इस साल हम लोग वापस से इंग्लैंड लूटपाट करने जा रहे हैं और इस बार हमारा साथ जाल बॉर्ग और किंग हॉरिक भी देंगे और हो सकेगा तो इस बार हम लोग वहां पे और ज्यादा समय तक रुकेंगे, उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। और इतना बोल के वो पार्टी वापस से स्टार्ट कर देता है। फिर सीगी रोलो के पास जाती है जो कि डिप्रेस्ड पड़ा होता है, तो सीगी उसे जगाने के लिए उसके ऊपर ठंडा ठंडा पानी डालती है और वो जग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर वापस पार्टी में जाता है जहां वहां की एक लड़की रैग्नार को खाना देती है। रैग्नार ने इस लड़की को पहली बार यहाँ देखा है, तो वो उस लड़की से उसके बारे में पूछता है। इस लड़की का नाम हिल्ड है और ये अपसाला से आई हुई है। वो लड़की यहाँ नई नई काम पे लगी है, पर रैग्नार को उस लड़की से ऐसे बात करते देख एशलॉक को उसके ऊपर शक होने लगता है कि कहीं ये उससे फ्लर्ट तो नहीं कर रहा है। थोड़ी देर बाद रैग्नार अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा होता है, उसके साथ हिल्ड भी बैठी होती है, जिसे देख के एशलॉक काफी ज्यादा
जेलस हो जाती है और वो रैगनार को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है। रैगनार बोलता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है जो तुम ऐसे अजीब तरीके से बिहेव कर रही हो, जिसपे एशलॉक बोलती है कि मुझे मालूम है तुम उस लड़की हिल्ड के साथ फ्लर्टिंग कर रहे हो। एशलॉक को ऐसे शक करते देख रैगनार उसे समझाता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उस लड़की हिल्ड के साथ कोई भी फ्लर्टिंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उसे सही से जानता तक नहीं हूँ। और एशलॉक बोलती है कि मुझे मालूम है तुम क्या सोच रहे हो। वुमेन्स को ये सारी चीजें समझ में आ जाती हैं, और स्पेशली मुझे, क्योंकि मेरे पास एक स्पेशल गिफ्ट है जिससे मुझे मालूम पड़ जाता है कि अदर पर्सन क्या सोच रहा है। पर रैगनार उसे तसल्ली दिलाते हुए बोलता है कि नहीं, मैं कोई भी फीलिंग्स उस लड़की के लिए नहीं रखता हूँ। फिर एशलॉक भविष्यवाणी करती है कि हमारा तीसरा बच्चा भी लड़का ही होगा जिसकी आंख में सांप की छवि होगी। इसके बाद अगली सुबह रैगनार उस ढोंगी बाबा के पास अपने बेटों के बारे में पूछने जाता है कि मेरे बेटे फ्यूचर में आगे जाके क्या करेंगे, कैसे होंगे। और ढोंगी बाबा बताते हैं कि रैगनार के बेटे फ्यूचर में जाके काफी ज्यादा नाम कमाएंगे, इवन रैगनार से भी ज्यादा फेमस होंगे। उनमें से एक लड़का एक राजा की बेटी से शादी करेगा, एक लड़का एक ऐसे सफर पे जाएगा जहाँ पे कोई भी तूफान नहीं होगा। फिर रैगनार अपने बेटे बियॉन्ड के बारे में पूछता है और ढोंगी बाबा बोलता है कि अभी तक उसने जितना भी बताया वो बियॉन्ड के बारे में ही बताया है। फिर रैगनार और सवाल पूछने लगता है जिसकी वजह से ढोंगी बाबा रैगनार को वहां से निकाल देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर सीगी के ऊपर जाता है जो कि रोलो को बता रही होती है कि रैगनार वापस से टू द वेस्ट जाने वाला है और अब तुम्हें भी डिप्रेस्ड होना बंद कर देना चाहिए और रैगनार के साथ जाना चाहिए। रोलो फिर भी नहीं मानता तो सीगी उसे थोड़ा और समझाती है और अंत में उसे दो चॉइसेस देती है, जिसमें से पहली कि वो रैगनार के पास जाए, उससे माफी मांगे और उसे मना ले कि वो रोलो को अपने साथ ले चले, या फिर दूसरी कि रोलो यहीं पर सुसाइड कर ले। वाह क्या मोटिवेशन दी है, मोटिवेशन ओपी। इसके बाद सीगी रोलो को रैगनार के पास लाती है। रोलो को देख के रैगनार वहां से सब लोगों को जाने को बोलता है। फिर रैगनार अपने भाई से पूछता है कि और कहाँ थे अभी तक, और रोलो से बताता है कि कुछ नहीं, बस दुखी था, सैड था, डिप्रेस था, अपना मुंह कहीं छुपाए बैठा था। जिसपे रैगनार बोलता है तो फिर अब तुम मेरे पास यहाँ क्यों आए हो, तुमने तो मुझे धोखा दे दिया था ना। जिसके बाद रोलो बोलता है कि हाँ मैंने तुम्हें धोखा दिया था, पर यही तो भाइयों का प्यार होता है, एक दूसरे को मारने कूटने ही से तो भाइयों का प्यार दिखता है। रोलो रैगनार से बोलता है कि अब उसे दूसरा मौका चाहिए खुद को रीगेन करने का, और रैगनार जवाब देता है कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रैगनार एथेल्स्टन को लड़ाई करना सिखा रहा होता है। रैगनार एथेल्स्टन को बताता है कि एक हथियार को इस्तेमाल कैसे करते हैं और एक हथियार को इस्तेमाल करके किसी की जान कैसे लेते हैं, ये दोनों डिफरेंट बातें होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किंग हॉरिक कैटागेट आ जाते हैं। किंग हॉरिक इतनी जल्दी कैटागेट में इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें बस सबर नहीं हो रहा था और वो हॉर्सेस की मदद से कैटागेट में आए हैं। रैगनार पूछता है कि आपकी शिप्स कहाँ हैं और किंग हॉरिक बताते हैं कि हाँ मेरी शिप्स बन रही हैं जो कि बस कुछ ही दिनों में यहाँ पे आ जाएंगी, पर मुझे बस सबर नहीं हो रहा था तो मैं जल्दी से यहाँ पे आ गया। किंग हॉरिक अपने साथ अपने लड़कों को भी लाए हैं। रैगनार किंग हॉरिक उनके लड़कों और उनके साथियों का स्वागत करता है। इसके बाद रैगनार किंग हॉरिक को जालबॉर्ग से मिलवाता है जो कि किंग हॉरिक से पहले कैटागेट में आ चुका होता है। जालबॉर्ग को देख के किंग हॉरिक ज्यादा खुश नहीं होते हैं क्योंकि पिछली बार जब किंग हॉरिक जालबॉर्ग से मिले थे तब उन्हें अपने काफी सारे लोगों को दफनाना पड़ा था, और हर साल किंग हॉरिक जालबॉर्ग को अपनी ही जमीन का 1/3 प्रॉफिट देते हैं, जिसकी वजह से यस किंग हॉरिक जालबॉर्ग को देख के खुश नहीं होते, पर उनके बीच में एग्रीमेंट हो रखा है तो किंग हॉरिक कुछ नहीं बोलते। इसके बाद रोलो वहां आ जाता है और फिर रैगनार अपना डिसीजन सुनाता है जो कि ये होता है कि उसने रोलो को माफ तो कर दिया है पर वो रोलो को अपने साथ टू द वेस्ट नहीं ले जाएगा, जो सुन के रोलो काफी सैड होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद शाम को एक पार्टी रखी जाती है जहां किंग हॉरिक के बेटों को देख के रैगनार को अपने बेटे बियॉन्ड की याद आ रही होती है कि अब बियॉन्ड भी इतना ही बड़ा हो गया होगा। इसके बाद किंग हॉरिक रैगनार से बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता वो जालबॉर्ग हमारे साथ चले क्योंकि मैं उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता हूँ और तुम्हें ये बात जाके उसे बतानी होगी कि वो हमारे साथ ना चले। इसके बाद कुछ समय बीत जाता है और अब हम देखते हैं कि किंग हॉरिक की शिप्स फाइनली कैटागेट में आ गई हैं। ये बात सुन के रैगनार सोच में पड़ जाता है। इसके बाद कुछ समय बीत जाता है, गर्मियां फाइनली आ गई हैं और साथ ही साथ किंग हॉरिक की शिप्स भी अब कैटागेट में आ गई हैं। इसके बाद रैगनार जालबॉर्ग के पास जाके उन्हें बताता है कि सॉरी बट आप हमारे साथ टू द वेस्ट नहीं चल सकते। जालबॉर्ग बोलते हैं हमारे बीच में तो एग्रीमेंट हुआ था ना, और रैगनार बोलता है कि हाँ हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ तो था और मैं दिल से चाहता हूँ आपको टू द वेस्ट ले जाना, पर अनफॉर्चुनेटली
अभी सिचुएशंस ऐसी आ गई हैं, सिचुएशंस ऐसी हो गई हैं कि मैं आपको टू द वेस्ट नहीं ले चल सकता। ये सुन के जालबॉर्ग गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर सीगी के ऊपर जाता है, जो कि किंग हॉरिक के पास आके उनसे बोलती है कि मैं रैगनार की सारी कमजोरियां जानती हूँ, क्योंकि मैं उसे बहुत समय से जानती हूँ, रैगनार के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीजें जानती हूँ। और बेसिकली यहाँ पे सीगी किंग हॉरिक को मैनिपुलेट करके उनके गुड साइड में जाने की कोशिश कर रही होती है, ताकि इन फ्यूचर वो उनका इस्तेमाल कर सके। दूसरी तरफ जालबॉर्ग रोलो से मिलने जाता है, जहाँ पे फिर से वो रोलो को रैगनार के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि अगर उस समय बस तुम अपने ऊपर काबू कर लेते तो जीत हमारी ही होती। पर इस बार रोलो जालबॉर्ग की बातों में नहीं आता और उनके मुंह पे एक घूसा मार देता है, जिसके बाद जालबॉर्ग वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेस्ट जाने की प्रेपरेशंस चल रही होती है। फिर रैगनार अपने बेटों और अपनी बीवी को गुड बाय बोल के वहां से चला जाता है, और वहीं अपने साथियों को टू द वेस्ट जाते हुए देख रोलो को अपने ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है। सीन शिफ्ट होकर रैगनार की ओर जाता है, जहां काफी सफर तय करने के बावजूद रैगनार और उसके साथियों को अभी भी दूर दूर तक कोई भी जमीन नजर नहीं आ रही होती, और रैगनार फिर भी उन्हें मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ते रहने को बोलता है। इसके बाद काफी बड़ा तूफान वहां आ जाता है, जिसकी वजह से रैगनार की शिप का पर्दा फटने लगता है। तो रैगनार अपनी शिप के पर्दे को नीचे लाने का ऑर्डर देता है। इसके बाद रैगनार की शिप के सामने काफी बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो जहाजों को मोड़ने का ऑर्डर देता है। पर इतने बड़े तूफान के कारण काफी सारे जहाज वहीं पे डूब जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर कैटाकेट में जाता है, जहां एशलॉक शीगी को अपने पास बुलाती है और बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कुछ ना कुछ तो प्लानिंग कर रही हो। तुम एक समय पे क्वीन थी और तुम वापस से क्वीन बनना चाहती हो, जो कि एकदम रीजनेबल है। पर जब तक तुम क्वीन नहीं बन जाती तब तक हम दोनों को एज फ्रेंड्स बन के रहना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होकर वापस रैगनार की तरफ जाता है, जहां जब तूफान थम जाता है तब हमें देखने को मिलता है कि काफी सारी शिप्स डूब चुकी हैं। पर फिर इन लोगों को फाइनली जमीन दिख जाती है। पर ये नॉर्थ एम्ब्रिया नहीं है, ये लोग नॉर्थ एम्ब्रिया के बजाय कहीं और ही पहुंच गए हैं। इसके बाद वो लोग समुद्र के तट पर आकर उतरते हैं, अपने हथियार वगैरह लेते हैं। पर उन्हें आते हुए एक सिपाही देख लेता है, जो कि तुरंत भाग के अपने राजा को ये बात बताने जाता है। वहीं वाइकिंग्स इस नई जमीन का मुआयना करने लग जाते हैं, पर थोड़ी दूर चलने के बाद ही वो खाना पीना खाने के लिए रुक जाते हैं। पर तभी वहां के सैनिक वाइकिंग्स पर हमला बोल देते हैं, और इसमें किंग हॉरिक का एक बेटा मारा जाता है। वो सारे सैनिक हर जगह से वाइकिंग्स के ऊपर तीरों से हमला करने लग जाते हैं। तो वाइकिंग्स शील्ड से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, और फिर इन सब के बीच में एक बहुत ही तगड़ी वाली फाइट हमें देखने को मिलती है। लड़ाई में एथेल्स्टन भी अपनी पूरी जान लगा के एज अ वाइकिंग लड़ता है, जिसे देख लड़ाई खत्म होने के बाद रैगनार उसे भी वाइकिंग्स का पवित्र कड़ा दे देता है। फिर वो दोनों बचे हुए सैनिकों से पूछते हैं कि इस कंट्री का नाम क्या है और आखिर वो लोग किसके लिए काम करते हैं। जिसके बाद वो सैनिक उन दोनों को बताते हैं कि इस कंट्री का नाम वेक्सेस है और इस कंट्री का रूलर लॉर्ड एक्बर्ट है। राजा एक्बर्ट का नाम सुन के एथेल्स्टन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि राजा एक्बर्ट एकदम अपने रैगनार की तरह है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर राजा एक्बर्ट की ओर जाता है, जहाँ एक सैनिक उनके पास आके उन्हें बताता है कि वाइकिंग्स आ गए हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष, और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वाइकिंग्स के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3 का। हम ऑलरेडी इसके प्रीवियस एपिसोड्स और इसके प्रीवियस सीजन का एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, जो कि आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रैगनार 4 साल बाद किंग हॉरिक के साथ वापस से इंग्लैंड के सफर पे निकलता है, पर इस बार वो नॉर्थ एम्ब्रिया के बजाय कहीं और ही पहुंच जाता है। वहां के सैनिकों से रैगनार और उसके साथियों की लड़ाई होती है, जिसके बाद रैगनार को मालूम पड़ता है कि इस कंट्री का नाम वेसेक्स है, जिसे किंग एक्बर्ट रूल करते हैं। किंग एक्बर्ट को भी ये बात मालूम चल जाती है कि उनके यहाँ वाइकिंग्स आ गए हैं, और इसी के साथ चालू होता है एपिसोड 3। सो एपिसोड 3 के स्टार्ट में हमें किंग एक्बर्ट के मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किंग एक्बर्ट अपने मंत्रियों को बता रहे होते हैं कि उन्होंने वाइकिंग्स के बारे में पहली बार कब सुना था। वाइकिंग्स ने पहले भी इंग्लैंड की कंट्रीज पर अटैक कर रखा है, वहां पे बहुत सारी बर्बादी करी है, लूटपाट करी है, और अब ये वाइकिंग्स हमारी कंट्री में आ गए हैं। तो अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन वाइकिंग्स को हराएं और इन वाइकिंग्स को उन्हें उनकी औकात याद दिला। किंग एक्बर्ट देन अपने बेटे एथेलवुल्फ से आर्मी इकट्ठा करने को बोलते हैं, एंड इन द मीन टाइम किंग एक्बर्ट वाइकिंग्स के ऊपर
जासूस छोड़ देंगे जो कि किंग एग्बर्ट को वाइकिंग्स के सारे मूवमेंट की खबर देते रहेंगे। एंड इसके बाद किंग एग्बर्ट सबसे बोलते हैं कि आप इन वाइकिंग्स वगैरह से मत घबराओ और चलो अब काम पे लग जाओ। सीन शिफ्ट होकर रैग्नार और उसके साथियों की ओर जाता है जो कि एक शहर या एक जगह के पास पहुंच जाते हैं। तो रैग्नार एथेल्स्टन से इस जगह के बारे में पूछता है एंड एथेल्स्टन रैग्नार को बताता है कि ये एक काफी पॉपुलर चर्च है जो कि शायद विंचेस्टर सिटी का होगा, और अगर ऐसा है तो यहाँ हमें बहुत सारा खजाना मिल सकता है। जो सुन के सारे वाइकिंग्स खुश हो जाते हैं। फिर सारे वाइकिंग्स चर्च की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। सीन शिफ्ट होकर लगार्था के ऊपर जाता है जिसने कि अब एक नए आदमी नेम सिगवर्ड से शादी कर ली है, पर वो बियॉर्न को सही तरीके से ट्रीट नहीं करता है। तो लगार्था उससे गुस्सा होती है जिसकी वजह से वो बाहर लगार्था को मनाने आता है, और लगार्था भी सिगवर्ड के इतने सारे जुल्म को इस वजह से झेल रही होती है ताकि उसके बेटे बियॉर्न को कोई तकलीफ ना हो। सीन शिफ्ट होकर रैग्नार और उसके साथियों की ओर जाता है जहां उन्हें आते हुए चर्च का एक पादरी देख लेता है। तो वो घंटा बजा के सबको वार्न करता है, जिसके बाद पूरी जगह हड़बड़ी मच जाती है। सभी लोग अलग अलग जगहों में छुप जाते हैं। चर्च के पादरी कीमती सामानों को छुपा देते हैं और वहीं गांव के सैनिक वाइकिंग्स से लड़ने आते हैं। पर शो का नाम वाइकिंग्स है तो ऑब्वियसली वाइकिंग्स उन सारे सैनिकों को काफी आसानी से हरा देते हैं। जिसके बाद जब वो लोग वहां चर्च में जाते हैं तब चर्च में उन्हें कोई भी खजाना नहीं मिलता, जिसकी वजह से फ्लॉकी एथेल्स्टन को दोषी ठहराने लगता है। बोलता है कि इस एथेल्स्टन ने तो हमें बताया था कि यहाँ पे हमें काफी सारा खजाना मिलेगा, पर कहाँ है खजाना, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। जिसके बाद एथेल्स्टन वहां के एक बक्से को हटाने को बोलता है और बक्से को हटाते ही उसके नीचे इन लोगों को काफी सारा खजाना देखने को मिलता है। सारे वाइकिंग्स खजाने पर टूट पड़ते हैं। फिर रैग्नार एथेल्स्टन से पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि यहीं खजाना छुपा होगा या फिर यहाँ पे खजाना छुपाया गया होगा। जिसपे एथेल्स्टन रैग्नार को बताता है कि क्रिश्चियनिटी के अनुसार जब भी कोई सेंट मरता है तो उसे ऐसे ही खजाने वगैरह के साथ दफनाया जाता है। इसके बाद रैग्नार का एक साथी रैग्नार को एक खोपड़ी देता है, जिसके बाद रैग्नार एथेल्स्टन से पूछता है कि ये कौन था। तो एथेल्स्टन रैग्नार को बताता है कि ये प्रोबेबली सेंट बैरनस होंगे। सेंट वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में काफी अच्छा काम किया होता है, मिरेकल्स परफॉर्म किए होते हैं और उनकी काफी अच्छी रेपुटेशन होती है, जिसकी वजह से जब वो मरते हैं तब उन्हें इस तरीके से गाड़ा जाता है ताकि उनके मरने के बाद भी उनकी पॉजिटिव एनर्जी सबको मिलती रहे। इसके बाद वाइकिंग्स हर जगह फैल जाते हैं और सारे क्रिश्चियंस को ढूंढ ढूंढ के मारने लगते हैं। इसके बाद एथेल्स्टन चर्च के एक ऐसे रूम में जाता है जहां काफी सारी बाइबल रखी होती है, जिन्हें देख के एथेल्स्टन को अपना पास्ट याद आ जाता है। वहां एक पादरी भी छुपा होता है, पर जब एथेल्स्टन उन बाइबल्स में कुछ लिखने जाता है तो वो पादरी उसे रोकने के लिए बाहर निकलता है, पर एथेल्स्टन उसकी जान ले लेता है। उस पादरी की जान लेने के बाद एथेल्स्टन थोड़ा सा सैड हो जाता है कि तभी वहां पे मेन प्रीस्ट आ जाता है। उसे देख के एथेल्स्टन उन्हें यहाँ से जाने को बोलता है, कहीं छुपने को बोलता है, पर वो मेन प्रीस्ट एथेल्स्टन से पूछने लगता है कि आखिर तुम हमारी लैंग्वेज कैसे जानते हो, क्या तुम भी इंग्लैंड से हो, क्या तुम भी एक क्रिश्चियन हो। एथेल्स्टन बताता है कि हाँ कभी था। जिसके बाद वो मेन प्रीस्ट एथेल्स्टन से बोलने लगता है कि भगवान तुम्हें तुम्हारे पापों के लिए कभी माफ नहीं करेंगे। उनकी ये सारी बातें चली रही होती हैं, पर तभी वहां पे फ्लॉकी आता है जो कि उस मेन प्रीस्ट को पकड़ के अपने बाकी सारे साथियों के पास ले जाता है। वहां के सारे वाइकिंग्स उस मेन प्रीस्ट को जलील करते हुए उसके कपड़े उतारते हैं, उसे एक जगह बांध देते हैं और फिर उसके ऊपर तीर चलाने लगते हैं। दूसरी तरफ रैग्नार के साथी हर जगह लूटपाट कर रहे होते हैं, पर रैग्नार को इन सारी चीजों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता, बल्कि इंस्टेड वो अनाज के दानों को देखते हुए कुछ सोच रहा होता है। रैग्नार को वहां पे एक छोटी लड़की भी दिखती है, जिसकी हेल्प करते हुए रैग्नार उसके ऊपर एक कपड़ा डाल देता है ताकि और कोई वाइकिंग उसे ना देखे। फिर रैग्नार वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि उस मेन प्रीस्ट के ऊपर हर कोई तीर चला रहा होता है, जिसे देख के अपना एथेल्स्टन काफी दुखी हो रहा होता है। तो वो उस मेन प्रीस्ट के पास जाके उसका गला काट के उसे उसकी इस सफरिंग से आजाद कर देता है। सीन शिफ्ट होकर लगार्था के ऊपर जाता है, जिसके पास बियॉर्न आके उससे बोलता है कि आपने ऐसे कैसे उस आदमी सिगवर्ड को अपने ऊपर हाथ उठाने दिया। तो लगार्था उसे समझाती है कि ऐसी बात नहीं है, फिर से ऐसा कभी नहीं होगा। और बियॉर्न बोलता है कि अगर फिर से ऐसा हुआ तो मैं उस बंदे की जान ले लूंगा, पर लगार्था कुछ ना कुछ करके उसे समझा ही लेती है। सीन शिफ्ट होकर कैटाकेट में जाता है, जहां एशलॉग ने अपने तीसरे लड़के को जन्म दे दिया है। और जैसा कि एशलॉग ने भविष्यवाणी करी थी, प्रिडिक्शन करी थी, वैसे ही उसके तीसरे बच्चे की एक आंख में सांप की झलक है और उसने अपने तीसरे लड़के का नाम रखा है सीगर्ड, जो कि उसने अपने फादर के नाम पे रखा है। दूसरी तरफ किंग एग्बर्ट को विंचेस्टर पर हुए हमले की खबर मिलती है और साथ ही साथ उनके ऊपर सवाल भी उठाए
जा रहे होते हैं कि वो अपनी सारी जमीन को सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। किंग एग्बर्ट बोलते हैं कि उन्होंने इंटेंशनली वाइकिंग्स को विंचेस्टर पर अटैक करने दिया ताकि किंग एग्बर्ट को मालूम पड़ सके कि वाइकिंग्स कैसे फाइट करते हैं, किस तरीके से फाइट करते हैं, वो आगे कहां अटैक करेंगे और वो फिलहाल के लिए कहां पर हैं, जो कि अब किंग एग्बर्ट को मालूम पड़ चुका है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फ्लॉकी के ऊपर जाता है, जो कि एथलस्टन के पास आके उसे एक बाइबल देते हुए उसे उसके प्रीस्ट होने की याद दिलाता है, पर एथलस्टन उसे क्लियरली बता देता है कि वो एक क्रिश्चियन नहीं बल्कि एक वाइकिंग है और उसके गॉड जीसस नहीं बल्कि ओडिन है। सीन शिफ्ट होकर रैग्नार के ऊपर जाता है, जो कि किंग हॉरिक से पूछता है कि तो आपको इंग्लैंड कैसा लगा, और किंग हॉरिक जवाब देते हैं कि ये जगह तो अमीरों और खजानों से भरी हुई है। रैग्नार बोलता है कि हाँ, यहाँ के लोग अमीर हैं, यहाँ पे काफी सारा खजाना है, पर ये सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ की जमीन काफी अच्छी है, यहाँ की जमीन काफी उपजाऊ है, यहाँ की जमीन काफी अच्छी है। और रैग्नार एक वाइकिंग बनने से पहले एक फार्मर था, तो वो जानता है अच्छी जमीन की कीमत। रैग्नार बोलता है कि अगर हम यहाँ रहते हैं तो हम काफी अच्छी तरीके से फार्मिंग कर पाएंगे और ज्यादा फार्मिंग कर पाएंगे और हम फाइनली भुखमरी मिटा पाएंगे। तो किंग हॉरिक बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, तुम्हारी बात सही भी है, पर ऐसी बात थोड़े है कि इंग्लैंड वाले हमें बस यहाँ रहने दे देंगे। सीन शिफ्ट होकर जालबॉर्ग की तरफ जाता है, जिन्होंने नई शादी करी होती है, तो वो उसे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सेलिब्रेशन करते समय वो अपने मिनिस्टर्स और अपने साथियों को बताते हैं कि कुछ समय पहले उनके रैग्नार के और किंग हॉरिक के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था साथ में इंग्लैंड जाके लूटपाट करने का, पर अब रैग्नार ने किंग हॉरिक की वजह से उस एग्रीमेंट को तोड़ दिया है, जिसकी वजह से मेरी और आप सभी की बेइज्जती हुई है। पर चिंता मत करो, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं रैग्नार को उसको उसके कर्मों का फल दूंगा। मैं रैग्नार की जमीन पर हमला करके उसकी जमीन को हथियाऊंगा, साथ ही साथ उसके गद्दार भाई रोलो को भी सजा दूंगा। सीन शिफ्ट होकर रैग्नार के ऊपर जाता है, जहां रैग्नार से मिलने किंग एग्बर्ट के सलाहकार और किंग एग्बर्ट के पादरी आए होते हैं। वो रैग्नार से पूछते हैं कि आखिर रैग्नार और उसके साथी कब तक यहाँ वेसेक्स में रहेंगे, जिसपे रैग्नार बताता है कि वो और उसके साथी यहाँ वेसेक्स में तब तक रहेंगे जब तक उन्हें सही कीमत नहीं मिल जाती यहाँ से जाने की। ये सुनने के बाद किंग एग्बर्ट के लोग वहां से जाने लगते हैं, पर किंग हॉरिक किंग एग्बर्ट के सलाहकार को रोकते हैं और उसे जान से मार डालते हैं, जिसे देख के किंग एग्बर्ट के बाकी लोग काफी डर के वहां से भाग जाते हैं। वहीं बादशाह हॉरिक की ये हरकत रैग्नार को पसंद नहीं आती, क्योंकि रैग्नार यहाँ पर समझौता करना चाहता था। सीन शिफ्ट होकर बियॉन्ड के ऊपर जाता है, जहाँ बियॉन्ड को नाराज देख किंग सीगवर्ड उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन बियॉन्ड सीगवर्ड को कुछ नहीं बताता, जिसकी वजह से सीगवर्ड सबके सामने बियॉन्ड का मजाक उड़ाते हैं। और फिर बियॉन्ड से पूछते हैं कि आखिर मैं तुम्हें खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ, जिसपे बियॉन्ड उन्हें बताता है कि मैं अकेला माउंटेन्स पे रहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नौकर चाकर हैं जो कि सारे काम करते हैं यहाँ के, पर माउंटेन्स पे अकेला रह के मैं अपने आप को परखना चाहता हूँ कि मैं अपने सारे काम खुद से कर सकता हूँ या नहीं। लेकिन सीगवर्ड बियॉन्ड को मना कर देते हैं, उसे परमिशन नहीं देते हैं और बोलते हैं कि मैं इस जगह का राजा हूँ। अगर मैंने तुम्हें पहाड़ों पर भेजा तो लोग तो यही कहेंगे ना कि मैंने अपने सौतेले बेटे को पहाड़ पर अकेला भूखे मरने को भेज दिया। सीन शिफ्ट होकर कैटाकेट में जाता है, जहाँ जालबॉर्ग की सेना को आते देख एक बूढ़ा इंसान देख लेता है। फिर सीगी रोलो को जाके जगाती है और फिर रोलो बाहर जाके कंफर्म करता है कि दैट दे आर इन अंडर अटैक। फिर रोलो सभी को प्रिपरेशन करने का ऑर्डर देता है और बोलता है कि जो भी हथियार उठा सकता है उसे फाइट करने के लिए यहाँ पे ले आओ। इसके बाद सभी लोग लड़ाई की तैयारियां करने लग जाते हैं। सीगी भी हथियार लेके आ जाती है और रोलो उसे एशलॉग और रैग्नार के बच्चों को लेके माउंटेन्स में जाने को बोलता है। इसके बाद जालबॉर्ग की सेना समुद्र तट पे आ जाती है, तो रोलो उनके ऊपर तीर से हमला करवाता है, पर जालबॉर्ग की सेना कुछ न कुछ करके अंदर आ जाती है, कैटाकेट के अंदर आ जाती है। रोलो और जालबॉर्ग की सेना में काफी अच्छा बैटल होता है, पर रोलो की सेना में सिर्फ बच्चे और बूढ़े होने की वजह से रोलो की सेना हारने लगती है। ये देख रोलो सभी को गांव के अंदर जाने को बोलता है, पर वहां पे भी रोलो की सेना जालबॉर्ग की सेना के सामने नहीं टिक पा रही होती। फिर एक बूढ़ा आदमी रोलो से यहाँ से भाग जाने को बोलता है। वो बोलता है कि अभी रोलो की फर्स्ट प्रायोरिटी रैग्नार के बच्चे और रैग्नार की बीवी एशलॉग होनी चाहिए। फिर वो बूढ़ा आदमी जालबॉर्ग की सेना के सामने आ जाता है, जिसका फायदा उठा के रोलो वहां से भाग के माउंटेन्स पे चला जाता है और माउंटेन्स से वो कैटाकेट की तबाही देख रहा होता है। और अब कैटाकेट पे जालबॉर्ग ने कब्जा कर लिया है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।
सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूं चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वाइकिंग्स के सीजन 2 के एपिसोड 4 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जालबॉर्ग अपनी सेना के साथ कैटागेट पे अटैक करता है। रोलो कैटागेट के सारे लोगों को इकट्ठा करके जालबॉर्ग की सेना के खिलाफ लड़ने की कोशिश करता है, पर रोलो की टीम में ज्यादा और ज्यादा पावरफुल लोग ना होने की वजह से वो हार जाता है और रैग्नार की वाइफ, रैग्नार के बच्चे सीगी और कुछ गिने चुने लोगों को अपने साथ लेके वहां से भाग जाता है और जालबॉर्ग कैटागेट पे कब्जा कर लेता है। अब एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हमें रोलो दिखाया जाता है जो कि रैग्नार की वाइफ एशलॉग, उसके बच्चे सीगी और कुछ गिने चुने लोगों को अपने साथ लेके एक सेफ जगह पहुंचता है जहां कोई नहीं होता, जिसकी वजह से वो ये डिसाइड करता है कि वो लोग यहीं पर रुकेंगे। पर एशलॉग को वो जगह अच्छी नहीं लगती और वो बोलती है कि हम लोग यहाँ नहीं रुक सकते, हम लोगों को किसी अच्छी जगह चलना चाहिए। जिसका रोलो जवाब देता है कि अगर हम किसी अच्छी जगह गए तो वहां के लोग जालबॉर्ग को जाके बता देंगे कि हम लोग कहां पर है और जालबॉर्ग हम लोगों को मारने के लिए आ जाएगा, इसीलिए यही प्लेस हमारे लिए सबसे ज्यादा सेफेस्ट है। इसके बाद एशलॉग को फिर मानना ही पड़ता है एंड फिर ये लोग उस जगह की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। सीन शिफ्ट होकर जालबॉर्ग की तरफ जाता है जो कि कैटागेट के लोगों को बताता है कि अब से वो कैटागेट का नया राजा है और उनको ये दिन ना देखना पड़ता अगर रैग्नार अपने प्रॉमिस को निभाता। अगर रैग्नार अपने प्रॉमिस को नहीं तोड़ता तो इतनी सारी जो तबाही हुई है वो ना होती। इसके बाद वो कैटागेट के लोगों से बोलता है कि तुम लोग चिंता मत करो, जब तक तुम लोग मुझे परेशान नहीं करोगे तब तक मेरी तरफ से तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। मैं एक अच्छा राजा हूँ, साथ ही साथ जो भी मुझे रैग्नार के बीवी बच्चों और उसके भगौड़े भाई के बारे में बताएगा उसे उसके वजन के हिसाब का सोना चांदी दिया जाएगा। इसके बाद जालबॉर्ग उसी ढोंगी बाबा के पास जाता है जहां वो उससे पूछता है कि आप तो काफी बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, तो क्या आपको पहले से मालूम था कि मैं यहाँ पे अटैक करने वाला हूँ? और अगर आपको मालूम था तो आपने बाकियों को ये बात बताई क्यों नहीं? जिसपे वो ढोंगी बाबा जवाब देता है कि मैं सिर्फ वही चीजें देखता हूँ जो कि गॉड्स मुझे दिखाते हैं और मैं सिर्फ वही बातें बोलता हूँ जो कि गॉड मुझे अलाउ करते हैं बोलने के लिए। तो जालबॉर्ग ढोंगी बाबा से बोलता है कि फिर आपने ये चीज देखी नहीं थी या फिर आपने ये चीज किसी को बताई नहीं? जिसके बाद ढोंगी बाबा जवाब देते हैं कि अपना काम कर ससुरे। फिर जालबॉर्ग ढोंगी बाबा से अपने फ्यूचर के बारे में पूछता है और ढोंगी बाबा बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर एक ईगल यानी कि एक चील का साया मंडरा रहा है। अब ये एक अच्छी बात है या बुरी, ये तो वक्त ही बताएगा। सीन शिफ्ट होकर वेसेक्स इंग्लैंड जाता है जहां किंग एग्बर्ट अपने मिनिस्टर्स के साथ बैठ के रैग्नार के बातचीत करने वाले समझौते वाले ऑफर के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं। वहां पे हेड प्रीस्ट एडमंड किंग एग्बर्ट से बोलते हैं कि हम इन वाइकिंग्स पे कैसे भरोसा कर सकते हैं, ये लोग तो जल्लाद हैं। जिस पे किंग एग्बर्ट बोलते हैं कि हाँ, मुझे मालूम है कि हम लोग इन वाइकिंग्स पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए बातचीत को चालू करने से पहले हम हॉस्टेजेस को एक्सचेंज करेंगे। यानी कि हम लोग अपने साइड से एक बंदा उनके पास भेजेंगे और उनकी साइड का एक बंदा अपने पास लेंगे एंड देन बातचीत चालू करेंगे। और मेरे साइड से मेरा खुद का बेटा एथलवुल्फ जाएगा। जिसपे प्रीस्ट एडमंड बोलते हैं कि उन लोगों को किसी की भी लाइफ की वैल्यू नहीं होती, वाइकिंग्स किसी को भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं। जिसपे किंग एग्बर्ट बोलते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि क्रिश्चियंस बनने से पहले हम लोग भी जानवरों की तरह थे, पर तब भी हमें उस समय भी अपने लोगों की जरूर परवाह थी। हम लोग अपने लोगों को सैक्रिफाइस नहीं करते थे, जिसकी वजह से ये लोग भी अपने लोगों को सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। और एथलवुल्फ भी अपने फादर की बात मान जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एशलॉग के ऊपर जाता है जिसे कि ये नई जगह पसंद नहीं आ रही होती है और सीगी उसे समझाती है कि हम लोग यहाँ पर सेफ हैं। फिलहाल के लिए यही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अभी तक जिंदा हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फिर से वेसेक्स इंग्लैंड जाता है जहाँ पे किंग एग्बर्ट अपनी तरफ से अपने बेटे एथलवुल्फ को भेजते हैं और वाइकिंग्स अपनी तरफ से खुद रैग्नार को भेज देते हैं। रैग्नार आराम से पूरे महल में टहलते टहलते महल की सारी चीजें देखते देखते किंग एग्बर्ट के पास आता है जहाँ किंग एग्बर्ट स्विमिंग पूल में आराम से नहा रहे होते हैं एंड वो अपने गार्ड्स को वहां से जाने को और रैग्नार और उन्हें अकेला छोड़ने को बोलते हैं। फिर किंग एग्बर्ट रैग्नार से स्विमिंग पूल में आने को बोलते हैं एंड जब रैग्नार स्विमिंग पूल में आ जाता है तब किंग एग्बर्ट रैग्नार से पूछते हैं कि आखिर तुम लोग अभी भी यहाँ पर क्यों हो, क्योंकि विंचेस्टर चर्च पे अटैक करने के बाद श्योरली तुम लोगों ने इनफ लूटपाट कर ली होगी, तुम लोगों के पास इनफ पैसे वगैरह आ गए होंगे, तो फिर भी तुम लोग यहाँ वेसेक्स इंग्लैंड में अभी भी क्यों हो? जिस पर रैग्नार जवाब देता है कि मुझे इन सोने चांदी वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो एक्चुअल में एक फार्मर हूँ और मुझे ये देखना है कि आप लोग फार्मिंग कैसे करते हो, आपके खेत वगैरह कैसे हैं। किंग एग्बर्ट बोलते हैं तो फिर अगर मैंने तुम्हें थोड़ी जमीन दे दी तो क्या हम लोग डील कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं?
रैगनार बोलता है हाँ शायद, और किंग एग्बर्ट बोलते हैं तो फिर ठीक है, पर मुझे भी इन रिटर्न तुम लोगों से कुछ चाहिए होगा। एंड यहीं पे ये सीन कट हो जाता है। हमें बताया नहीं जाता है कि किंग एग्बर्ट को रैगनार से इन रिटर्न क्या चाहिए। फिर रैगनार किंग हॉरिक के पास जाके उन्हें किंग एग्बर्ट के साथ हुई सारी बातें बताने लगता है कि तभी वहां पर नाव के द्वारा किंग हॉरिक का एक आदमी आता है जो कि वहां आके रैगनार को बताता है कि जालबॉर्ग ने कैटागेट पे हमला करके अब कैटागेट पे कब्जा कर लिया है। कैटागेट पे हमले वाली बात सुन के रैगनार को बहुत ही गुस्सा आता है और वो तुरंत अपना सामान पैक करके वहां से जाने की तैयारी करने लगता है। किंग हॉरिक रैगनार के पास आके रैगनार से बोलते हैं कि वो रैगनार के साथ वापस नहीं चल पाएंगे क्योंकि वो किंग एग्बर्ट के साथ अपनी डील आगे बढ़ाना चाहते हैं। रैगनार बोलता है कि पर तुम तो उनकी लैंग्वेज तक नहीं जानते हो, मेरे बिना कैसे डील कर पाओगे। जिसपे किंग हॉरिक जवाब देते हैं कि अगर तुम इस एथेल्स्टन को मेरे साथ रुकने की परमिशन दे देते हो तो सब कुछ हैंडल हो जाएगा। रैगनार बोलता है कि एथेल्स्टन की खुद की मर्जी है, अगर वो रुकना चाहता है तो वो रुक सकता है, और एथेल्स्टन बोलता है कि हाँ वो रुकेगा। जो सुन के अपना रैगनार काफी उदास हो जाता है क्योंकि रैगनार एथेल्स्टन को एज अ फैमिली मेंबर मानने लगा था, और एथेल्स्टन के पास यहाँ रुकने का सिर्फ एक ही कारण है कि रैगनार हमेशा से बोलता रहा है कि किंग हॉरिक के साथ उसके रिलेशनशिप्स काफी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से एथेल्स्टन यहाँ रुका है। बट स्टिल रैगनार काफी सैड होता है। अब सीन शिफ्ट होके बियॉन्ड की तरफ जाता है जो कि लगार्था को आके बताता है कि कैटागेट पे जालबॉर्ग ने कब्जा कर लिया है और हमें रैगनार की मदद करनी होगी। अब सिगुर्ड को बोलो कि वो रैगनार की मदद करे, पर लगार्था मना कर देती है और बोलती है कि आखिर वो हमारी मदद क्यों करेगा। सीन शिफ्ट होकर रोलो की तरफ जाता है जो कि आसपास के गांव वालों से बातचीत करके उन्हें अपनी आर्मी में इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा होता है, पर अभी तक सिर्फ 30 ही लोगों ने ज्वाइन किया है। फिर सीगी रोलो से बोलती है कि तुम चेंज हो गए हो, अभी तक तुम डिप्रेस्ड रहते थे पर अब तुम चेंज हो गए हो। और रोलो बोलता है हाँ मैंने कभी होप नहीं किया था कि मेरा भाई मुझे माफ कर देगा, पर मेरे भाई ने मुझे माफ कर दिया, जिसकी वजह से अब मुझे अपने भाई के लिए लड़ना ही होगा। सीन वापस से लगार्था की तरफ जाता है जहां रात में वो सिगुर्ड को मनाने की कोशिश करती है कि वो रैगनार की मदद करे, पर सिगुर्ड रैगनार के नाम से ही नफरत करता है क्योंकि रैगनार लगार्था का पहला पति था, जिसकी वजह से वो लगार्था को मना कर देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिससे लगार्था को काफी गुस्सा आता है और वो सिगुर्ड का कुत्ता भर देती है। और कमरे के बाहर बियॉन्ड भी रेडी होता है चाकू लेके सिगुर्ड को मारने को, पर फिर लगार्था बाहर आके बियॉन्ड को समझाती है कि ये सिगुर्ड मुझे हर्ट नहीं करेगा, जब ये सही हो जाएगा तब भी मुझे हर्ट नहीं करेगा, तो तुम चिंता मत करो और वापस जाके सो। दूसरी तरफ वेसेक्स इंग्लैंड में किंग हॉरिक के जो लोग होते हैं वो क्रिश्चियन लड़कियों को सही से ट्रीट नहीं कर रहे होते हैं, उन्हें काफी खराब तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं, जिसे देख के अपने एथेल्स्टन को बुरा लगता है। तो वो अपने कैंप के अंदर जाके अपनी बाइबल को निकाल के पढ़ने की कोशिश करता है, पर तभी उस बाइबल के अंदर से खून निकलने लग जाता है, जिसकी वजह से एथेल्स्टन काफी डर जाता है। सीन शिफ्ट होकर किंग एग्बर्ट की तरफ जाता है जिन्हें की मालूम पड़ जाता है कि रैगनार वापस जा चुका है और जो वाइकिंग्स हैं वो अब सिर्फ आधे बचे हैं। सीन शिफ्ट होकर एशलॉक की तरफ जाता है जहां वो देखती है कि जो उसके बच्चे हैं वो अच्छे माहौल में नहीं रह रहे हैं, वो काफी गंदे माहौल में रह रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफी दुखी हो जाती है और रैगनार के आने की उम्मीद करने लगती है। सीन शिफ्ट होकर रैगनार और उसके साथियों की ओर जाता है जहां वो लोग फ्लॉकी के घर आते हैं। फिर वहां पे फ्लॉकी हेल्गा को बताता है कि जब हम लोग वेसेक्स इंग्लैंड जा रहे थे तब थॉर हमारे ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और उसने हमारे रास्ते में तूफान क्रिएट कर दिया था, जिसकी वजह से हमारी 4 में से 2 शिप्स डूब गई। फिर सीन शिफ्ट होकर एथेल्स्टन के ऊपर जाता है जो कि अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर शिकार कर रहा होता है कि तभी वहां पे किंग एग्बर्ट के सैनिक उनके ऊपर हमला करने लग जाते हैं। एथेल्स्टन कुछ न कुछ करके अपने आप को बचाता है और एक जगह पे जाके वहीं पे लेट जाता है, पर जैसे ही सुबह होती है किंग एग्बर्ट की सेना एथेल्स्टन को ढूंढ ही लेती है, जिसके बाद एथेल्स्टन उनसे बोलता है कि मुझे मत मारो, मैं तुम्ही लोगों की तरह एक क्रिश्चियन हूँ। एथेल्स्टन के क्रिश्चियन होने की वजह से वो सारे सिपाही एथेल्स्टन को बंदी बना के प्रीस्ट एडमंड के पास ले जाते हैं, जहाँ प्रीस्ट एडमंड सारे लोगों के सामने एथेल्स्टन को जीसस क्राइस्ट की तरह सूली पे लटकवा देता है। पर तभी वहाँ पे किंग एग्बर्ट आ जाते हैं जो कि एथेल्स्टन को फ्री करने का यानी कि सूली से उतरवाने का ऑर्डर देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हेल्गा रैगनार को रैगनार की बीवी और बच्चों के ठिकाने के पास ले जाती है, जहाँ रैगनार को देख के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और रैगनार भी अपने पूरे परिवार को सही सलामत देख के बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद रैगनार के सारे साथी वहीं रुक जाते हैं। फिर रोलो वहां आ जाता है और रैगनार उससे बोलता है कि मुझे अभी जालबॉर्ग के ऊपर अटैक करना है, मुझे कैटागेट वापस चाहिए, मुझे अपना बदला लेना है जालबॉर्ग से। पर रोलो रैगनार को मना करता है और बोलता है कि अभी हम जालबॉर्ग के ऊपर अटैक नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारे पास उतने लोग ही नहीं है, उतने सिपाही ही नहीं है कि हम जालबॉर्ग के ऊपर अटैक करें। इसके बाद अगले दिन जाल
जाल बॉर्ग को रैग्नार के आने की खबर मिल जाती है तो वो अपने मिनिस्टर्स और सिपाही को लड़ाई के लिए रेडी रहने को बोलता है। सीन शिफ्ट होकर फ्लॉकी की तरफ जाता है जिसे कि उनके ठिकाने की ओर बढ़ती हुई एक फौज नजर आती है तो वो तुरंत ये बात जाके रैग्नार को बताता है। पर फॉर्चुनेटली ये आर्मी लगार्था की होती है जो कि उसे प्रोबेबली सीगवर्ड से मिली है। लगार्था यहाँ रैग्नार की मदद करने आई है और रैग्नार भी इस मुसीबत की घड़ी में अपनी बीवी और बेटे को देख के बहुत ही खुश हो जाता है और वो उनसे बोलता है कि मुझे हमेशा से मालूम था कि मैं तुम लोगों से दोबारा जरूर मिलूंगा। साथ ही साथ यहाँ पे वो खुश भी होता है इस चीज को देख के कि अब उसका बेटा बियॉन्ड कितना बड़ा हो गया है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वाइकिंग्स सीजन 2 के एपिसोड नंबर 5 का। इसके प्रीवियस एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं जो कि आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। अगर तुम लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा है तो जाके देख लो। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रैग्नार को पता चल जाता है कि जाल बॉर्ग ने कैटागेट पे कब्जा कर लिया है, जिसके बाद वो तुरंत तैयार होकर वहां से निकलता है। पर एथेल्स्टन उसके साथ नहीं जाता, वहीं वेसेक्स में रुकता है। जिसके बाद वहां वेसेक्स में किंग एग्बर्ट की सेना के द्वारा एथेल्स्टन को पकड़ लिया जाता है। दूसरी तरफ रैग्नार वापस एशलॉग के पास आ जाता है, जिसके बाद लगार्था और बियॉन्ड भी रैग्नार की मदद करने के लिए वहां आ जाते हैं। और अब एपिसोड 5 भी यहीं से चालू होता है। रैग्नार बियॉन्ड, लगार्था और उनके बाकी साथियों को अंदर लाता है जहां रोलो बियॉन्ड और लगार्था को देख के खुश हो जाता है। वहां के बाकी के लोग भी बियॉन्ड और लगार्था को वापस देख काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद लगार्था सीगी और एशलॉग से मिलती है जहां एशलॉग लगार्था को अपने तीनों बच्चों से मिलवाती है। इसके बाद वहां रैग्नार आ जाता है जो कि सारे लोगों को लेके कैटागेट पे हमला करने का प्लान बनाने लगता है। पर रोलो कहता है कि लगार्था अपने साथ और सैनिकों को तो ले आई है पर फिर भी अभी भी हम कैटागेट पे स्ट्रेट ऑन यानी कि सीधा हमला नहीं कर सकते क्योंकि जाल बॉर्ग अपनी पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है, जिसकी वजह से अगर हमें जाल बॉर्ग को हराना है तो हमें जाल बॉर्ग को कैटागेट से बाहर निकालना होगा। और जाल बॉर्ग कैटागेट से तभी बाहर निकलेगा जब हम उसके अनाज का गोडाउन जला डालेंगे। रोलो का ये प्लान सुनकर सब मान जाते हैं और रैग्नार बोलता है कि ये काम वो अपने बेटे बियॉन्ड के साथ मिल के करेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर किंग एग्बर्ट की ओर जाता है जिनके पास एक लेडी उनसे इंसाफ मांगने आई होती है क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया है कि वो अपने हस्बैंड के ऊपर चीट कर रही है। साथ ही साथ उसके हस्बैंड ने उसको काफी ज्यादा मारा पीटा भी है, जिसकी वजह से उसका पूरा चेहरा खराब हो चुका है। किंग एग्बर्ट उस औरत से पूछते हैं कि क्या तुमने अपने हस्बैंड के ऊपर चीट किया है। वो औरत जवाब देती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जिसके बाद किंग एग्बर्ट वहां एथेल्स्टन से पूछते हैं कि ऐसी सिचुएशन में वाइकिंग्स क्या करते हैं, जिसपे एथेल्स्टन किंग एग्बर्ट को बताता है कि अगर ये औरत एक आजाद औरत होती तो वाइकिंग्स इसी औरत की साइड लेते, यानी कि वो इस औरत पे लगे सारे इल्जामों को खारिज कर देते। जो सुन के किंग एग्बर्ट उस औरत पे लगे सारे इल्जामों को हटा देते हैं। और किंग एग्बर्ट ने यहाँ एथेल्स्टन को जिंदा इसलिए रखा होता है क्योंकि किंग एग्बर्ट एथेल्स्टन के द्वारा वाइकिंग्स के बारे में और जानना चाहते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रैग्नार के ऊपर जाता है जो कि अपने बेटे बियॉन्ड और 2 और लोगों के साथ जाल बॉर्ग के खाने के गोडाउन को आग लगाने के लिए आ जाता है। वहां वो लोग अपने रास्ते में आने वाले जाल बॉर्ग के सारे सिपाहियों को मार डालते हैं एंड इन दी प्रोसेस रैग्नार का भी एक बंदा मर जाता है और दूसरा वाला बंदा काफी घायल हो जाता है। पर इन दी एंड वो लोग जाल बॉर्ग के खाने के गोडाउन में आग लगाने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद रैग्नार और बियॉन्ड उस दूसरे घायल बंदे को अपने साथ लेके वहां से चले जाते हैं। इसके बाद अगले दिन जाल बॉर्ग को इन सारे मैटर के बारे में मालूम चलता है, जिसकी वजह से वो काफी गुस्सा हो जाता है और अपने साथियों को लेके रैग्नार को ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसकी वाइफ उसे रोकने की कोशिश करती है कि मत जाओ, पर वो अपनी वाइफ का कहना नहीं मानता। फिर कुछ दूर जाने के बाद उसे रास्ते में रैग्नार की टीम का वही घायल हुआ बंदा देखने को मिलता है, जिसके पास जाने पे उसे मालूम पड़ता है कि ये तो मर चुका है। और बॉर्ग कुछ समझ पाता कि उतने में ही रैग्नार और उसकी पूरी की पूरी टीम वहां आ जाती है। रैग्नार को देख जाल बॉर्ग का खून फिर से खौल जाता है, जिसके बाद इन दोनों ग्रुप्स के बीच में एक काफी तगड़ा वाला बैटल हमें देखने को मिलता है। बैटल में रोलो, फ्लॉकी, लगार्था तो अच्छे से लड़ ही रहे होते हैं, पर साथ ही साथ अपना बियॉन्ड भी काफी ज्यादा अच्छी तरीके से लड़ रहा होता है। बैटल काफी ज्यादा भयंकर हो जाता है और अपने रैग्नार की आर्मी जाल बॉर्ग की आर्मी को हराने में कामयाब होने लगती है। और अपनी आर्मी को ऐसे हारता देख जाल बॉर्ग भी वही करता है जो कि कोई भी नॉर्मल विलन इस सिचुएशन में करेगा, डर के वहां से भाग जाता है। इसके बाद बैटल खत्म हो जाता है और फिर रैग्नार अपने पूरे परिवार के साथ वापस कैटागेट में आ जाता है। वहां पर रैग्नार और उसके साथियों को वापस कैटागेट आते देख कैटागेट के सारे लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और लगार्था को भी वापस कैटागेट में आता देख लगार्था की सहेलियां लगार्था से जाके लिपट पड़ती हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एथेल्स्टन की तरफ जाता है जहां एथेल्स्टन को थैंक यू बोलने के लिए वही लेडी वहां आती है
जिसकी एथेल्स्टन ने जान बचाई थी और एथेल्स्टन को थैंक यू बोल के वहां से चली जाती है। इसके बाद एथेल्स्टन के पास एथेलवुल्फ आता है जो कि एथेल्स्टन से बोलता है कि तुम्हें शाम में होने वाली प्रेयर को अटेंड करना चाहिए। दूसरी तरफ कैटागेट को वापस हासिल करने की खुशी में रोलो भगवान को खुश करने के लिए बलि चढ़ाने जा रहा होता है, पर तभी रैग्नार वहां पे आके रोलो को ऐसा करने से रोकता है और बोलता है कि नहीं, बियॉर्न को बलि चढ़ाने दो। जिसके बाद बियॉर्न बलि चढ़ा देता है और सभी लोग खुश हो जाते हैं, एंजॉय करने लगते हैं। इसके बाद रैग्नार वही ढोंगी बाबा के पास जाता है जहां वो उनसे पूछ रहा होता है कि वो क्या करे, क्योंकि उसे लगार्था और एशलॉग दोनों को अपने साथ रखना है। पर ढोंगी बाबा जवाब देते हैं कि ये तुम्हारे ऊपर नहीं है कि तुम क्या चाहते हो, ये उनके ऊपर है कि वो क्या चाहती हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एथेल्स्टन के ऊपर जाता है जो कि चर्च में प्रेयर के लिए आया होता है, पर थ्रू आउट द प्रेयर उसे बस वाइकिंग्स के रीति रिवाज, वो कैसे प्रेयर करते थे, अपसाला, यही सारी चीजें याद आ रही होती है। इसके बाद उसे प्रसाद भी दिया जाता है, पर वो उस प्रसाद को नहीं खाता और अजीब सा फील कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होकर वापस कैटागेट जाता है जहां शाम के वक्त बारिश आ जाती है और सब लोग अपने घर में चले जाते हैं। इसके बाद हमें रैग्नार के घर का सीन दिखाया जाता है जहां बियॉर्न अपने हाफ ब्रदर्स यानी कि एशलॉग के बच्चों के साथ बड़े ही अच्छे से खेल रहा होता है, बड़े ही अच्छे से घुल मिल रहा होता है, जो देख के अपना रैग्नार बहुत ही खुश हो जाता है। इसके बाद एशलॉग रैग्नार से बोलती है कि तुम्हें इस बार लगार्था को यहाँ से जाने नहीं देना चाहिए, जिसपे रैग्नार जवाब देता है कि मैं उसे कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाया हूँ, जिसकी वजह से अगर वो यहाँ से जाना चाहती है तो जा सकती है, और अगर वो यहाँ रहना चाहती है तो कैटागेट के दरवाजे हमेशा उसके लिए खुले हैं। इसके बाद रैग्नार लगार्था के पास जाता है और उसके पास जाके पूछता है कि तुम और बियॉर्न यहाँ रुकोगे कि नहीं। फिर हमें रोलो और सीगी दिखाए जाते हैं जहाँ सीगी रोलो से पूछती है कि क्या तुम अभी भी लगार्था से प्यार करते हो, जिसपे रोलो जवाब देता है कि हाँ, एक तरीके से मैं अभी भी लगार्था को चाहता हूँ। ये बात सही है कि मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकता, पर यह भी बात सही है कि अब मैं पुराना वाला रोलो भी नहीं रहा हूँ। इसके बाद हमें एथेल्स्टन दिखाया जाता है जो कि अपने लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट से प्रेयर कर रहा होता है कि मुझे वापस से एक क्रिश्चियन बना दो, और साथ ही साथ उनके दर्शन भी मांग रहा होता है कि तभी एथेल्स्टन को अपने कमरे में किसी के होने का एहसास होता है। उसे कोई आहट सुनाई देती है और जब वो उस आहट का पीछा करता है तब उसे एक वियर्ड, अजीब, मिस्टीरियस सा क्रीचर देखने को मिलता है जो कि एथेल्स्टन के ऊपर हमला कर देता है, और एथेल्स्टन के ऊपर हमला करके वहां से गायब हो जाता है और अपना एथेल्स्टन शॉक में पड़ जाता है कि आइला ये क्या हुआ। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर कैटागेट में रैग्नार के ऊपर जाता है जहां उसके सामने एक किसान का केस लाया जाता है, और ऑब्वियसली रैग्नार किंग है तो वो अपना जजमेंट पास करता है जो कि सभी लोगों को पसंद आता है। सभी लोग रैग्नार के उस जजमेंट से खुश हो जाते हैं, पर तभी वहां पे बादशाह हॉरिक का एक सैनिक नेम थॉरवर्ड आता है जो कि रैग्नार को बताता है कि जब रैग्नार किंग हॉरिक से अलग होके यहाँ वापस कैटागेट आ गया था तब किंग एग्बर्ट की सेना ने किंग हॉरिक की सेना के ऊपर अटैक कर उन सभी को ब्रूटली मार डाला, और किंग हॉरिक और उनके बेटे बस बेयरली ही बच के वहां से भाग पाए हैं। रैग्नार फिर एथेल्स्टन के बारे में पूछता है कि एथेल्स्टन कहाँ है, क्या वो जिंदा है कि नहीं, और थॉरवर्ड रैग्नार का जवाब देता है कि उसे एथेल्स्टन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। इसके बाद तभी वहां पर लगार्था आ जाती है जो कि सभी के सामने बियॉर्न को रैग्नार के साथ रहने की इजाजत देती है और रैग्नार से बोलती है कि बियॉर्न का ख्याल रखना, और खुद अपने दूसरे पति सीगुर्ड के पास वापस जाने की तैयारी करने लगती है कि तभी वहां पे एशलॉग आती है जो कि आके लगार्था का शुक्रिया अदा करती है कि जो कुछ भी लगार्था ने आज तक उसके लिए किया है वो उसके लिए काफी ज्यादा ग्रेटफुल है। जिसके बाद लगार्था वहां से चली जाती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वाइकिंग्स के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 6 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रैग्नार लगार्था की एडिशनल फोर्सेस की मदद से जालबोर्ग को डिफीट कर कैटागेट को वापस ले लेता है, जिसके बाद लगार्था अपने बेटे बियॉर्न को रैग्नार के साथ रुकने की परमिशन दे देती है और खुद वापस अपने सेकंड पति सीगुर्ड के पास चली जाती है। अब एपिसोड 6 के स्टार्ट में हमें सीगी दिखाई जाती है जो कि उसी ढोंगी बाबा के पास अपना फ्यूचर जानने के लिए आई होती है, क्योंकि सीगी को अपनी पुरानी क्वीन वाली पोजीशन वापस चाहिए और उसे ऐसा लगता है कि गॉड्स उसके साथ जागती कर रहे हैं, उसके साथ जुल्म कर रहे हैं, उसके साथ उसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ बुरा होए ही जा रहा है। जिसपे वो ढोंगी बाबा जवाब देते हैं कि हर किसी इंसान को अपनी जिंदगी मुसीबतों के साथ ही गुजारनी पड़ती है, पर भगवान भी उन्हीं लोगों का साथ देते हैं जो कि अपनी मुसीबतों से लड़ते हैं और डट के खड़े रहते हैं, जैसे कि तुम।
इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि किंग हॉरिक अपने बचे कुचे लोगों के साथ कैटागेट में आते हैं, जहां उनके स्वागत में दावत रखी जाती है और रैग्नार बोलता है कि दावत की क्वालिटी थोड़ी सी कम हो सकती है क्योंकि हमने जालबॉर्ग को डिफीट करने के लिए यहाँ के अनाज वगैरह जला दिए थे, तो सॉरी अगर क्वालिटी थोड़ी सी कम हो। इसके बाद रैग्नार किंग हॉरिक से वेसेक्स में क्या हुआ उसके बारे में पूछता है और किंग हॉरिक रैग्नार को बताते हैं कि प्लान के अकॉर्डिंग हमने एथेल्स्टन के द्वारा किंग एग्बर्ट से बातचीत बढ़ाने की कोशिश करी, पर उस किंग एग्बर्ट ने हमें धोखा देते हुए हम पर हमला कर दिया और हमारी ऑलमोस्ट पूरी आर्मी को खत्म कर डाला और मैं और मेरा बच्चा और हमारे साथ के कुछ लोग बस बेयरली ही सरवाइव कर पाए। इसके बाद रैग्नार किंग हॉरिक से एथेल्स्टन के बारे में पूछता है कि वो जिंदा है कि नहीं, जिसपे किंग हॉरिक रैग्नार को बताते हैं कि अगर एथेल्स्टन लकी होगा, खुशकिस्मत होगा, तो वो बैटल में ही मर गया होगा और वैसे भी वो बंदा हमारे किसी काम का नहीं था। जिसके बाद फ्लॉकी भी किंग हॉरिक की बात को सपोर्ट करता है और बोलता है कि हाँ, उसने कभी हमारे गॉड्स को एक्सेप्ट ही नहीं किया था। इसके बाद रैग्नार किंग हॉरिक से पूछता है कि अब वो क्या करेंगे, जिसपे किंग हॉरिक रैग्नार को बताते हैं कि अब वो वापस वेसेक्स जाके किंग एग्बर्ट से रिवेंज लेंगे। रोलो भी किंग हॉरिक की बात से एग्री करता है और बोलता है कि वो भी इस बार उनके साथ चलना चाहेगा। जिसके बाद रैग्नार बोलता है कि हाँ, हम वेसेक्स वापस जरूर चलेंगे, किंग एग्बर्ट से बदला जरूर लेंगे, और उससे पहले हमें जालबॉर्ग का मैटर खत्म करना पड़ेगा। मुझे उससे पहले जालबॉर्ग से अपना हिसाब चुकता करना है। जिसपे हॉरिक बोलते हैं कि तुम सही बोल रहे हो, पर इससे पहले तुम ही ने तो बोला था कि हम लोगों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए और टू द वेस्ट जाके वहां पे कॉलोनाइज करना चाहिए, वहां पे खेती वगैरह करनी चाहिए, और हम वेसेक्स जाके ऑलरेडी अपने काफी सारे लोगों को खो चुके हैं। जिसकी वजह से मेरा ये प्रपोजल है कि क्यों ना हम इस बार जालबॉर्ग को भी अपने साथ मिला ले, यानी कि हम लोग जालबॉर्ग के साथ जो हमारा पहले एग्रीमेंट हुआ था उसको रीबिल्ड करें और जालबॉर्ग को अपनी टीम में मिला ले। इसके बाद रैग्नार ना चाहते हुए भी किंग हॉरिक की बात मान जाता है और रोलो को प्रस्ताव लेके जालबॉर्ग के पास भेजा जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर लगार्था के ऊपर जाता है, जहां उसे उसका सेकंड पति सीगुर्ड ताने दे रहा होता है क्योंकि लगार्था बिना सीगुर्ड को बताए रैग्नार की हेल्प करने चली गई थी, साथ ही साथ अपने बेटे को भी वहीं रैग्नार के पास छोड़ के आ गई है। और सीगुर्ड को यह भी लगता है कि लगार्था अभी भी अंदर ही अंदर रैग्नार से प्यार करती है, जिसकी वजह से वो रात में लगार्था के रूम में उसे पिटवाने के लिए कुछ बंदे भेजता है, क्योंकि हमें मालूम है जब ये खुद लड़ा था तब इसका क्या हाल हुआ था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे बियॉर्न की तरफ जाता है, जहां अब बियॉर्न एक स्लेव गर्ल नेम्ड थॉर्न को काइंड ऑफ चाहने लगा है, काइंड ऑफ उसके तरफ अफेक्शन दिखाने लगा है। इसके बाद हमें एशलॉग और रैग्नार दिखाए जाते हैं, जहां एशलॉग रैग्नार को समझा रही होती है कि तुम जालबॉर्ग को माफ मत करो, उसके साथ कोई समझौता मत करो, उसने तुम्हारी फैमिली को बहुत सारी तकलीफें पहुंचाई हैं, उसने तुम्हें डिसरिस्पेक्ट किया है। पर रैग्नार एशलॉग की बातों का जवाब नहीं देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रोलो की तरफ जाता है, जहां वो जालबॉर्ग के घर में पहुंच जाता है और किंग हॉरिक और रैग्नार के प्रपोजल के बारे में उसे बताता है। वो बोलता है कि किंग हॉरिक और रैग्नार तुम्हारे साथ किए गए अपने एग्रीमेंट को वापस से रीबिल्ड करना चाहते हैं। जिसके बाद जालबॉर्ग रोलो को अपनी फर्स्ट बीवी का स्केलेटन दिखाता है और बताता है कि ये मुझे मेरे हर काम के लिए गाइड करती है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसके बाद जालबॉर्ग प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर सीन शिफ्ट होकर एथेल्स्टन के ऊपर जाता है, जहां एथेल्स्टन वापस से प्रीस्ट बन गया होता है और वो बाइबल में लिख रहा होता है। तभी वहां पे किंग एग्बर्ट आ जाते हैं, जो कि आके एथेल्स्टन की तारीफ करते हैं, उसकी आर्ट की तारीफ करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वाइकिंग्स को लिखना पढ़ना आता है। जिसपे एथेल्स्टन उन्हें बताता है कि नहीं, वाइकिंग्स को लिखना पढ़ना नहीं आता, वो लोग बस कुछ ड्राइंग वगैरह बना लेते हैं। जिसके बाद किंग एग्बर्ट एथेल्स्टन से पूछते हैं कि तुम वाइकिंग्स के गॉड्स के बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम्हें नहीं लगते कि उनके गॉड्स काफी अजीब है। जिसपे एथेल्स्टन बोलता है कि हाँ, अजीब तो लगते हैं, पर मुझे कहीं ना कहीं उनके गॉड्स और हमारे गॉड्स के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज भी नजर आती हैं। लाइक उनके गॉड ओडिन ने भी काफी सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं, जैसे कि हमारे गॉड जीसस ने किए थे। इसके बाद किंग एग्बर्ट एथेल्स्टन को कुछ पेंटिंग्स दिखाते हैं, जिन्हें देख के एथेल्स्टन तुरंत समझ जाता है कि इन खूबसूरत पेंटिंगों को रोमन साम्राज्य द्वारा बनवाया गया है। एथेल्स्टन बताता है कि काफी समय पहले पूरी दुनिया पे रोमन लोगों ने कब्जा कर रखा था और ये जो रोमन लोग थे ये वाइकिंग्स की तरह थे। बेसिकली यहाँ पे किंग एग्बर्ट और एथेल्स्टन के बीच में ये बातें चल रही होती है कि जो इनके गॉड्स हैं और जो वाइकिंग्स के गॉड है, उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। और किंग एग्बर्ट एथेल्स्टन से बोलते हैं कि इन रोमन लोगों के पास इतनी सारी नॉलेज थी कि जिसका हमारे पास एक टुकड़ा भी नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बियॉन्ड के ऊपर जाता है, जो कि वहां जाता है जहां पर कैटागेट के सारे स्लेव्स रहते हैं और ऑब्वियसली वो यहाँ पे थॉर्न
को देखने के लिए आया होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से एथेल्स्टन के ऊपर जाता है, जो कि जब बाइबल में लिख रहा होता है तभी उसे हेलुसिनेशंस आने लगते हैं, जिसमें वो देखता है कि उसकी पूरी बॉडी से खून निकलना चालू हो गया है। पर तभी वहां पे एथेलवुल्फ आ जाता है, जो कि एथेल्स्टन को अपने साथ एक सीक्रेट रूम में ले जाता है, जहां उसे किंग एग्बर्ट देखने को मिलते हैं। किंग एग्बर्ट एथेल्स्टन को बताते हैं कि इस रूम के अंदर जितने भी कागजात रखे हैं, जितने भी स्क्रोल्स रखे हैं, जितनी भी किताबें रखी हैं, उन सभी में रोमन साम्राज्य के बारे में लैटिन में लिखा हुआ है और तुम लैटिन समझ सकते हो, जिसकी वजह से मैं ये चाहता हूं कि तुम इस कमरे में मौजूद सारे कागजातों को फिर से अच्छे से सही से लिखो। क्योंकि जो रोमन साम्राज्य वाले थे वो काफी डेवलप्ड थे, काफी इंटेलिजेंट थे, जिसकी वजह से किंग एग्बर्ट उनसे कुछ सीखकर अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। सीन शिफ्ट होकर कैटागेट जाता है, जहां रोलो जालबॉर्ग के साथ कैटागेट में पहुंच जाता है और जालबॉर्ग का स्वागत करने के लिए वहां पे पार्टी रखी जाती है। इसके बाद जालबॉर्ग रैगनार से माफी मांगता है और रैगनार जालबॉर्ग से बोलता है कि तुम्हें यहाँ बुलाना मेरा आइडिया नहीं था, ये तो किंग हॉरिक ने कहा है, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। पर मैं ये बात भी मानता हूँ कि तुम जिंदा हमारे ज्यादा काम के हो और हम साथ मिलकर ज्यादा बड़ी चीजें अचीव कर सकते हैं। जालबॉर्ग बोलता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही हो और तुम्हारे पास अब कोई भी कारण नहीं है मेरे ऊपर डाउट करने का, मेरी लॉयल्टी तुम्हारी है। इसके बाद रैगनार टॉरस्टीन को अपने पास बुलाते हुए उससे बोलता है कि जालबॉर्ग के सारे बंदों की खातिरदारी सही से करना। वहीं किंग हॉरिक इन सारी चीजों को देख के काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि रैगनार जालबॉर्ग को माफ कर देगा। और सीगी उनसे बोलती है कि मैंने आपको बताया था कि रैगनार वही करता है जो कि आपने सोचा नहीं होता है, और मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया है कि सीगी किंग हॉरिक को रैगनार के बारे में बातें बताती रहती है कि रैगनार क्या करता है, उसकी कमजोरी क्या है, उसकी ताकतें क्या है, वगैरह वगैरह की चीजें। पर यहाँ पर इस बार सीगी को किंग हॉरिक से बात करते हुए फ्लॉकी सुन लेता है। सीगी उससे बोलती है कि तुम इस बात को सीक्रेट रखना, पर फ्लॉकी मना कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर लगार्था की तरफ जाता है, जिसे की काफी सारी चोटें लगी होती है, क्योंकि पिछली रात सीगोर्ड ने लगार्था को पीटने के लिए लोगों को भेजा था और यहाँ पर भी सीगोर्ड लगार्था की बहुत ज्यादा बेइज्जती कर रहा होता है सबके सामने। इसके बाद सीगोर्ड लगार्था को और बेइज्जत करने के लिए उसके कपड़े उतारने जाता है, पर तभी लगार्था गुस्से में आके एक चाकू लेके सीगोर्ड की आंख फोड़ देती है और फिर लगार्था का एक वफादार वहां आके सीगोर्ड की गर्दन काट डालता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एशलॉक की तरफ जाता है, जो कि अपने बच्चों को देवी देवताओं की कहानी सुना रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होकर रोलो की तरफ जाता है, जो कि अचानक से अपनी तलवार उठा के अपने साथियों के पास चला जाता है। इसके बाद जालबॉर्ग अचानक से अपनी नींद से उठ जाता है और उसे वही ढोंगी बाबा की वही ईगल वाली भविष्यवाणी याद आने लगती है। इसके बाद रोलो टॉरस्टिन अपने बाकी के साथियों के साथ मिलकर जालबॉर्ग की सेना जहां रह रही होती है वहां पे आग लगा देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बियॉर्न की तरफ जाता है, जो कि उस स्लेव गर्ल थॉर्न के ऊपर दया दिखाते हुए उसे अपने घर में रहने की जगह देता है। पर थॉर्न को लगता है कि बियॉर्न उसके साथ सेक्स करना चाह रहा है, जिस वजह से बियॉर्न इतनी ज्यादा काइंडनेस उसे दिखा रहा है। इसके बाद रोलो और उसके बंदे जालबॉर्ग के कमरे में घुस जाते हैं, जहां वो उसे मारते पीटते हैं। इसके बाद रोलो के बंदे जालबॉर्ग की बीवी को मारने जा रहे होते हैं, पर रोलो उन्हें जालबॉर्ग की बीवी को मारने से रोक देता है। इसके बाद रोलो जालबॉर्ग को बंदी बना के रैगनार के पास लाता है। इतने सारे शोर शराबे की वजह से किंग हॉरिक भी जाग जाते हैं और वो रैगनार के पास आके उससे पूछते हैं कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। जिसपे रैगनार जवाब देता है कि आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं इस बंदे को माफ कर दूंगा जिसने मेरी फैमिली को इतनी सारी तकलीफें दी हैं। किंग हॉरिक रैगनार से पूछते हैं कि फिर अब तुम जालबॉर्ग का क्या करने वाले हो, जिसपे रैगनार बताता है कि इस बंदे को ईगल बहुत पसंद है, तो क्यों ना मैं इस बंदे के फेफड़े निकाल के इसके पीछे लगा के इसे ईगल ही बना दूं। अपने लिए इतनी दर्दनाक मौत सुन जालबॉर्ग रैगनार के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो हेलो गाइज, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वाइकिंग्स के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 7 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किंग हॉरिक कैटागेट आ जाते हैं, जहां वो रैगनार को बताते हैं कि किंग एग्बर्ट ने हमें धोखा देके हमारे ऊपर हमला कर दिया, जिससे कि हमारे बहुत सारे सैनिक मर गए। और अब किंग हॉरिक चाहते हैं कि रैगनार वापस से जालबॉर्ग को टीम में मिला ले, ताकि वो लोग किंग एग्बर्ट से बदला ले पाए। रैगनार जालबॉर्ग को कैटागेट में बुलाता तो है, पर बाद में किंग हॉरिक को धोखा दे देता है और जालबॉर्ग को बंदी बना लेता है। अब एपिसोड 7 चालू होता है। हम देखते हैं कि किंग हॉरिक रैगनार के पास आके उससे बोलते हैं कि जालबॉर्ग की शिप्स और उसके आदमियों के बिना हम वेसेक्स और किंग एग्बर्ट पर सही से हमला नहीं कर पाएंगे। रैगनार बोलता है हम और कोई एलाय फाइंड कर लेंगे जो कि हमारी मदद करेगा, मैंने ऑलरेडी अपने लोगों को नए एलाइज फाइंड करने के लिए बोल दिया है। फिर किंग हॉरिक बोलते हैं तो जब तक हमें कोई न्यू एलाय नहीं मिल जाता तब तक जालबॉर्ग को मत मारो, और रैगनार किंग हॉरिक की बात मान जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एथेल्स्टन के ऊपर जाता है, जिसके पास किंग एग्बर्ट आके उसे बताते हैं कि नॉर्थ एम्ब्रिया के राजा किंग एला यहाँ आ रहे हैं।
तुम भी तो नॉर्थ एम्ब्रिया से हो, वो तुम्हारा घर है। जिसपे एथेल्स्टन बोलता है कि हाँ, मैं नॉर्थ एम्ब्रिया में पैदा ज़रूर हुआ था, पर मैं उसे अपना घर नहीं कह सकता। मैं किसी भी जगह को अपना घर नहीं कह सकता। जिसपे किंग एग्बर्ट जवाब देते हैं कि मेरी उम्मीद रहेगी कि तुम एक दिन वेसेक्स को अपना घर बोल पाओ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि किंग एला अपने पूरे परिवार के साथ वेसेक्स आ जाते हैं, और वो वेसेक्स इसलिए आए हैं ताकि वो किंग एग्बर्ट के साथ मिलके वाइकिंग्स को रोकने और हराने के लिए प्लान वगैरह बना सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर कैटागेट जाता है, जहां रैगनार वही ढोंगी बाबा के पास आके उनसे पूछ रहा होता है कि एथेल्स्टन कहाँ है, वो नर्क में है या वैलहैला में। जिसपे ढोंगी बाबा बताते हैं कि वो इन दोनों में से ही किसी भी जगह में नहीं है, वो बाहर किसी राजा वगैरह के पास में है। जिसे सुन के रैगनार समझ जाता है कि एथेल्स्टन अभी भी जिंदा है और वो किंग एग्बर्ट के पास में है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फ्लॉकी के ऊपर जाता है, जिसके पास हेल्गा आके उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, फ्लॉकी बाप बनने वाला है। और फ्लॉकी इस बात को सुन के खुश नहीं होता, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो एक अच्छा फादर नहीं बन पाएगा। जिसपे हेल्गा उसे समझाती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, जिसकी वजह से मुझे मालूम है कि तुम एक अच्छे फादर भी बनोगे। हेल्गा की ये सारी बातें सुन के फ्लॉकी काफी खुश हो जाता है, जिसके बाद वो ये डिसाइड करता है कि वो हेल्गा से शादी करेगा। जितने सरप्राइज तुम लोग हो उतने सरप्राइज मैं भी हूँ, मुझे भी लगा था ये दोनों ऑलरेडी मैरिड है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बियॉन्ड की तरफ जाता है, जो कि रैगनार से पूछता है कि आपने जालबॉर्ग वाली बात मुझे क्यों नहीं बताई थी। जब आपने लोगों को भेजा था जालबॉर्ग को पकड़ के लाने के लिए, तब उसमें आपने मुझे शामिल क्यों नहीं किया था। जिसपे रैगनार जवाब देता है कि मैंने लोगों को तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा था, पर तुम किसी को कहीं नहीं मिले थे। कहाँ थे तुम, बताओ। जिसपे बियॉन्ड बताता है कि मैं थॉरॉन के साथ था, और रैगनार बोलता है कि फिर ये तुम्हारा डिसीजन था कि तुम शामिल नहीं हुए थे। बियॉन्ड बोलता है कि मैं बस यही चाहता हूँ कि आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करो और मुझे अपने साइड रखो। जिसपे रैगनार बियॉन्ड को एक एडवाइस देता है कि हमेशा जो कानों के बीच में है उससे सोचो, ना कि जो टांगों के बीच में है उससे। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि किंग हॉरिक सीगी की मदद से जालबॉर्ग के पास जालबॉर्ग के कैद खाने में आ जाते हैं। जालबॉर्ग बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या तुम मेरी मौत का तमाशा देखने आए हो। मैंने सुना है कि रैगनार मुझे ईगल की मौत मारने का प्लान कर रहा है, और मैंने सुना है कि ईगल की मौत सबसे ज्यादा खराब मौत होती है। पर आप चिंता मत करो, क्योंकि आप भी कुछ समय के बाद मेरी ही पोजीशन में होगे, क्योंकि यही रैगनार की चाल है। वो हम सबको मार के सबसे बड़ा राजा बनना चाहता है। किंग हॉरिक बोलते हैं तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। जिसपे जालबॉर्ग उन्हें बताता है कि पहले तो आपको मुझे आजाद कराना चाहिए, फिर जब मैं आजाद हो जाऊंगा तब मैं रैगनार को मार के उसके भाई रोलो को कैटागेट का नया राजा बना दूंगा, जिससे कि कैटागेट हमेशा के लिए हमारे अंडर में हो जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एशलॉग की तरफ जाता है, जो कि सीगी को बता रही होती है कि वो फिर से प्रेग्नेंट है, पर इस बार उसे अपनी प्रेगनेंसी में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। पिछली बार उसे इतना ज्यादा दर्द नहीं हुआ था, पर इस बार उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से उसे ऐसा लग रहा है कि इस बार वो एक मॉन्स्टर को जन्म देने वाली है। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहां वाइकिंग्स आपस में ही लड़ाई कर लोगों का मनोरंजन कर रहे होते हैं। वहां रोलो रैगनार से पूछता है कि आखिर तुम कब तक जालबॉर्ग को जिंदा रखोगे, और रैगनार बताता है कि मैंने किंग हॉरिक से प्रॉमिस किया है कि जब तक हमारे साथ कोई दूसरा राजा वेसेक्स चलने को तैयार नहीं हो जाता, तब तक मैं जालबॉर्ग को नहीं मारूंगा। इसके बाद रैगनार वहां एक कोने से सभी लोगों को देखने लगता है। फिर हमें बियॉन्ड दिखाया जाता है, जो कि थॉर्न से बातचीत करके उसके मन की बातें जानने की कोशिश कर रहा होता है, कि लाइक उसे अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, वो क्या हासिल करना चाहती है, वगैरह वगैरह की चीजें। पर थॉर्न बियॉन्ड से स्टिल अपनी डिस्टेंस बनाना जारी रखती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वेसेक्स जाता है, जहाँ किंग एग्बर्ट एला से बोल रहे होते हैं कि अगर रैगनार लॉथब्रुक ने हमारी कंट्रीज पर अटैक किया तो हम साथ में मिलके अपनी कंट्रीज को डिफेंड करेंगे। यानी कि अगर मेरी कंट्री पे अटैक किया तो आप मेरी हेल्प करने आओगे, और अगर आपकी कंट्री पे अटैक किया तो मैं आपकी मदद करने आऊंगा। किंग एग्बर्ट की बात सुन किंग एला बोलते हैं कि मुझे मालूम है कि आपके मन में क्या चल रहा है। वेसेक्स की गद्दी आपके लिए काफी नहीं है, आपको इस पूरे इंग्लैंड पे राज करना है, और इसीलिए अभी आप किंगडम ऑफ मर्सिया पे अटैक करके उसे जीतने का प्लान कर रहे हो। किंग एग्बर्ट फिर किंग एला से बोलते हैं कि अरे यार, आप तो जानते ही हो कि मर्सिया के क्या हालात हैं। वहां के राजा के मरने के बाद कंट्री पूरी डिवाइड हो गई है। बहनें अपने भाइयों को मार रही हैं, सभी लोग थ्रोन के पीछे पड़े हुए हैं, सभी लोग वहां की गद्दी को हासिल करना चाहते हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये हमारी कंट्रीज के लिए सही नहीं होगा। जिसकी वजह से मैं चाहता हूं कि हम दोनों एक साथ हो जाएं, और अगर हम लोग एक साथ हो जाते हैं तो हम मर्सिया पे अटैक कर उसे जीत कर आपस में डिवाइड कर लेंगे, साथ ही साथ इन वाइकिंग्स को भी हरा देंगे। किंग एला बोलते हैं कि तुम्हारी बात तो सही है, पर मैं तुम्हारा भरोसा कैसे करूं कि मर्सिया को जीतने के बाद तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं करोगे, मुझे धोखा नहीं दे दोगे। इसके बाद फिर किंग एला का भरोसा जीतने के लिए किंग एग्बर्ट
एग्बर्ट अपने बेटे एथेलवुल्फ की शादी किंग एला की बेटी जूडिथ से करवाने का फैसला करते हैं, मतलब प्रपोजल रखते हैं। और अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव सुन किंग एला भी खुश हो जाते हैं और किंग एग्बर्ट के साथ मिल जाते हैं, हाँ बोल देते हैं। इसके बाद फाइनली वो समय आ जाता है जब एथेलवुल्फ और जूडिथ की शादी होने लगती है। दूसरी तरफ कैटागेट में हेल्गा और फ्लॉकी की भी शादी हो रही होती है। फ्लॉकी ने अपनी शादी में अपने सारे दोस्तों को बुलाया होता है, किंग हॉरिक तक को बुलाया होता है, पर वो रैगनार को नहीं बुलाता, उसने रैगनार को नहीं बुलाया होता है, जिसकी वजह से किंग हॉरिक को ऐसा लगने लगता है कि शायद फ्लॉकी रैगनार से लॉयल नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे की तरफ जाता है, जहां दो सिपाही, दो सैनिक रैगनार से मिलने आते हैं और उसे बताते हैं कि उनके राजा इंगस्टेड रैगनार के एलाय बनना चाहेंगे, उसके साथ वेसेक्स जाना चाहेंगे। रैगनार बोलता है कि मैंने किंग इंगस्टेड के बारे में आज से पहले तो कभी नहीं सुना, कहाँ है ये, क्या तुम्हारे साथ आए हैं? और वो सैनिक बताता है कि नहीं, किंग इंगस्टेड हमारे साथ नहीं आए हैं क्योंकि वो अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते थे। अगर वो यहाँ पे आ जाते और मालूम पड़ता कि तुम ऑलरेडी कोई एलाय ढूंढ चुके हो, तुम्हें ऑलरेडी कोई एलाय मिल चुका है, तब फालतू में उनका टाइम बर्बाद हो जाता। जिसपे रैगनार बोलता है कि फिर मैं उनसे मिलना चाहूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर किंग हॉरिक की तरफ जाता है, जो कि फ्लॉकी से बोलते हैं कि क्या तुम सच्ची में मेरी मदद करोगे जालबॉर्ग को आजाद कराने में? और फ्लॉकी जवाब देता है कि हाँ करूंगा। इसके बाद किंग हॉरिक जालबॉर्ग के पास जाते हैं, जहां जालबॉर्ग किंग हॉरिक से पूछता है तो तुमने क्या डिसाइड किया है? जिसपे किंग हॉरिक जालबॉर्ग को बताते हैं कि यहाँ पे और भी काफी सारे लोग हैं जो कि रैगनार से गुस्सा हैं, जो कि मेरी मदद करेंगे तुम्हें छुड़ाने में, और जब मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा तब हम साथ मिलकर रैगनार को मार डालेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रोलो की तरफ जाता है, जिसे कि मालूम पड़ता है कि सीगी उसके पीठ पीछे किंग हॉरिक के साथ भी सेग्स करती है। जिसपे सीगी बताती है कि फिलहाल के लिए तो किंग हॉरिक और रैगनार एलाइज हैं, पर जब ये लोग एलाय नहीं रहेंगे, जब तुम्हें इन दोनों के बीच में से किसी एक को चुनना होगा, तब तुम अपना डिसीजन सही से ले पाओ, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। और ये बात मत भूलो कि किंग हॉरिक वाइकिंग्स के सबसे ज्यादा ताकतवर राजा हैं, उनकी पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बियॉन्ड की तरफ जाता है, जो कि रैगनार से पूछता है कि आखिर ये ब्लड ईगल सजा है क्या? और रैगनार उसे बताता है कि ये ब्लड ईगल सजा एक ऐसी दर्दनाक सजा है जिसे कि भगवान का कहर कहा जाता है। इस सजा में इंसान के फेफड़े बाहर निकाल कर उन्हें उसके पीठ पर लगाया जाता है और उसे ऐसे ही रहने को छोड़ दिया जाता है जब तक वो मरे ना। इसके बाद वहां पर टॉस्टिन आ जाता है, जो कि आके रैगनार को बताता है कि किंग इंगस्टेड आ गए हैं और वो तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। और जब रैगनार बाहर उससे मिलने जाता है, तब उसे मालूम पड़ता है कि ये किंग इंगस्टेड और कोई नहीं बल्कि अपनी लगाड़ता है। हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा ही था कि किंग सीगोर्ड मर गए थे, तो वेल अब किंग सीगोर्ड की पोजीशन लगार्था ने ले ली है और अब लगार्था वहां की रूलर बन गई है। लगार्था बताती है कि अगर मैं अपने ओरिजिनल नाम से आती तो तुम प्रॉबेबली मुझे रिजेक्ट कर देते, जिसकी वजह से मुझे किंग इंगस्टेड के नाम से आना पड़ा। इसके बाद लगार्था बताती है कि उसके पास 4 शिप्स हैं और 100 से ज्यादा वॉरियर्स है, जो सुन के रैगनार काफी खुश हो जाता है क्योंकि अब वो फाइनली जालबॉर्ग को जान से मार सकेगा। इसके बाद रात हो जाती है, हमें जालबॉर्ग का सीन दिखाया जाता है, जो कि आजाद कर दिया जाता है किसी के द्वारा, और उसे ऐसा लगता है कि किंग हॉरिक उसे बचाने आ गए हैं। पर जब वो वहां से निकल के बाहर आता है, तब उसे देखने को मिलता है कि उसे बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा है और यहाँ पर उसे सजा देने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद जालबॉर्ग को वहां बीचों बीच लाया जाता है और रैगनार एक चाकू का इस्तेमाल करके जालबॉर्ग का शरीर फाड़ना चालू करता है। यहाँ पर हम जालबॉर्ग की वाइफ को भी देख पाते हैं, जिसके साथ फॉर्चुनेटली इन लोगों ने कुछ नहीं किया होता है। जालबॉर्ग की वाइफ को ये लोग प्रॉबेबली सही से रख रहे हैं। इसके बाद रैगनार जालबॉर्ग के शरीर के अंदर से उसके फेफड़े निकाल के उसके पीठ पे लगा देता है और उसे वहीं मरने के लिए छोड़ देता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो हेलो गाइज, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वाइकिंग्स के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 8 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किंग हॉरिक रैगनार को कन्विंस कर लेते हैं जालबॉर्ग को तब तक ना मारने के लिए जब तक उन्हें कोई नया एलाय नहीं मिल जाता वेसेक्स चलने के लिए। एशलॉक सीगी को बताती है कि वो फिर से प्रेग्नेंट है और उसे इस बार लग रहा है कि वो एक मॉन्स्टर को जन्म देने वाली है। इसके बाद लगार्था आके रैगनार और किंग हॉरिक को एज एन एलाय ज्वाइन कर लेती है वेसेक्स जाने के लिए, जिसके बाद रैगनार जालबॉर्ग को एक बहुत ही दर्दनाक मौत देता है। अब एपिसोड 8 चालू होता है एशलॉक को दिखाते हुए, जिसे कि अपने 4th बच्चे को जन्म देने में काफी तकलीफ हो रही होती है, पर सीगी उसे मोटिवेट करती है। जिसके बाद एशलॉक बहुत ही
करेज दिखाती है और फाइनली अपने चौथे बच्चे को जन्म दे देती है। लेकिन रैग्नार जब उस बच्चे को देखता है तब वो उदास हो जाता है, वो खुश नहीं होता क्योंकि उस बच्चे के पैरों में हड्डियां नहीं होती हैं, वो बोनलेस होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर लगार्था की तरफ जाता है, जिससे कि किंग हॉरिक बोल रहे होते हैं कि तुम अपने लोगों और अपने शिप्स को जल्दी से जल्दी तैयार करो क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी वेसेक्स जाना है। और लगार्था बोलती है कि हाँ चिंता मत करो, टाइम के साथ वो सब रेडी हो जाएंगे। इसके बाद थोरन वहां पे आके सबको बताती है कि एशलॉक ने अपने चौथे बच्चे को जन्म दे दिया है। सभी लोग बोलते हैं कि अरे वाह ये तो काफी अच्छी बात है। इसके बाद लगार्था थोरन से पूछती है कि तुम्हारा बियॉन्ड के साथ रिलेशनशिप क्या है, और बियॉन्ड लगार्था को बताता है कि वो थोरन से प्यार करता है। इसके बाद लगार्था अपने किंगडम वापस जाती है ताकि वो अपनी शिप्स और अपने लोगों को जाने के लिए तैयार कर पाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रोलो के ऊपर जाता है जो कि बियॉन्ड को लड़ने की ट्रेनिंग दे रहा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि जब ये लोग वेसेक्स जाए तब बियॉन्ड हार जाए किसी से या फिर मर जाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रैग्नार के ऊपर जाता है जो कि एशलॉक से बोल रहा होता है कि हमें हमारे चौथे बेटे को मार डालना चाहिए क्योंकि ऐसे बच्चों की लाइफ आगे जाके अच्छी नहीं होती। और एशलॉक बोलती है कि हाँ मुझे इन सब चीजों के बारे में मालूम है पर फिर भी हम ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद हमें वेसेक्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ मर्सिया के राजा की बेटी क्विंथ्रिथ आई है। मैंने तुम लोगों को बताया था कि मर्सिया के राजा के मरने की वजह से पूरे मर्सिया में बवाल मचा हुआ है, हर कोई एक दूसरे को काट पीट रहा है, हर कोई थ्रोन के लिए लड़ाई कर रहा है। और मर्सिया के राजा की बेटी क्विंथ्रिथ ने अपने ही भाइयों को मरवा दिया है ताकि वो उनकी प्लेस ले सके और थ्रोन उसका हो जाए। इसके बाद सीन वापस से रैग्नार की ओर जाता है जो कि रात में अपने फोर्थ चाइल्ड को उठा के उसे जंगल में मारने के लिए लाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका बेटा अपाहिजों वाली जिंदगी जिए, जिसकी वजह से वो अपने बेटे को मारने की कोशिश करता है पर नहीं मारता और अपने बेटे को वहीं जंगल में छोड़ के वहां से चला जाता है। रैग्नार के जाते ही तभी वहां पे एशलॉक आ जाती है और अपने बेटे को उठा के वापस ले जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर लगार्था के ऊपर जाता है जो कि अपने किंगडम हिडबे वापस आ जाती है और वहां आने के बाद अपने लोगों से अपनी शिप्स और अपने वॉरियर्स को वेसेक्स जाने के लिए रेडी करने को बोलती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वेसेक्स जाता है जहां प्रिंसेस क्विंथ्रिथ के स्वागत में किंग एक्बर्ट ने दावत रखी होती है। प्रिंसेस क्विंथ्रिथ को मालूम चलता है कि एथेल्स्टन वाइकिंग्स के साथ रह चुका है, जिसकी वजह से प्रिंसेस क्विंथ्रिथ एथेल्स्टन से वाइकिंग्स के बारे में पूछती है। एथेल्स्टन प्रिंसेस क्विंथ्रिथ के सारे सवालों का जवाब देता है। इसके बाद प्रिंसेस क्विंथ्रिथ किंग एक्बर्ट से बोलती है कि मुझे मालूम है कि आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है, आप मेरे साथ अलायंस बनाना चाहते हो, किसी तरीके का अग्रीमेंट करना चाहते हो जिसकी वजह से मैं मर्सिया की गद्दी पे बैठ जाऊं और आपका सपोर्ट करती रहूं। और किंग एक्बर्ट बोलते हैं कि हाँ आपने सही सोचा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर लगार्था के ऊपर जाता है जो कि नहा रही होती है और आइनार चोरी चुपके उसे देख रहा होता है। लगार्था को मालूम पड़ जाता है कि आइनार उसे देख रहा है तो लगार्था उसे कमरे में बुलाती है और उससे पूछती है कि तुम क्या चाहते हो। आइनार बोलता है हमारे बीच में एक समझौता हुआ था और लगार्था बोलती है कि कौन सा समझौता, मुझे तो कोई समझौता याद नहीं है। आइनार बोलता है कि तुम कैसे भूल सकती हो कि मैंने तुम्हारी किंग बनने में मदद करी है, मैंने तुम्हारी यहाँ के रूलर बनने में मदद करी है और हमारे बीच में ये समझौता हुआ था कि जैसे ही तुम यहाँ की रूलर बन जाओगी वैसे ही तुम मुझसे शादी कर लोगी। लगार्था बोलती है तुम भी सीगवर्ड से परेशान थे, तुम भी उससे छुटकारा पाना चाहते थे, जिसकी वजह से हम दोनों ने साथ में मिल के सीगवर्ड को मार दिया, बस बात खत्म। ये सब सुन के आइनार को गुस्सा आ जाता है तो वो अपनी चाकू निकाल के लगार्था को धमकाने लगता है और लगार्था बोलती है कि तुम चाह के भी मुझे नहीं मार सकते, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है, तुम बस बूढ़े लोगों की जान ले सकते हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर सीगी के ऊपर जाता है जो कि एशलॉक के पास आके उससे बोलती है कि पूरे कैटागेट में लोग बातचीत कर रहे हैं कि रैग्नार के चौथे बच्चे के साथ कुछ ना कुछ तो अजीब है, इसी वजह से वो अभी तक हमसे उसे नहीं मिलवा रहा है। तुम कब तक अपने बेटे को छुपा पाओगी, एक ना एक दिन तो तुम्हें अपने बेटे को दुनिया को दिखाना ही पड़ेगा। जिसके बाद एशलॉक सीगी को पास में बुलाती है और उसे अपने बेटे के पैर दिखाती है जो कि पूरे टेढ़े मेढ़े होते हैं, उनमें कोई भी हड्डियां नहीं होती है, जिन्हें देखने के बाद सीगी एशलॉक से बोलती है कि रैग्नार सही कह रहा है, हमें इस बच्चे को जान से मार डालना चाहिए क्योंकि आगे जाके इसकी जिंदगी अच्छी नहीं होगी। जिस पे एशलॉक बोलती है कि एडवाइस देने के लिए शुक्रिया पर मैं इस एडवाइस को नहीं मानूंगी। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां लगार्था अपनी शिप्स और अपने लोगों को वेसेक्स जाने के लिए लेके आ चुकी होती है। इसके बाद रैग्नार और एशलॉक साथ मिलके अपने चौथे बेटे का नाम आइवर द बोनलेस रखते हैं। इसके बाद वेसेक्स जाने की तैयारियां चालू हो जाती हैं। वेसेक्स जाने से पहले थॉर्न और बियॉर्न अपने प्यार का एक दूसरे से इजहार करते हैं। इसके बाद सारे वाइकिंग्स काफी उदास मन से अपने सारे चाहने वालों को अलविदा बोलते हुए वेसेक्स यानी कि पश्चिम के सफर पर निकल पड़ते हैं और अपना फ्लॉकी रैग्नार की शिप को छोड़ के किंग हॉरिक की शिप में बैठा होता है, जिसका फायदा उठाते हुए किंग हॉरिक फ्लॉकी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, उसे रैग्नार के खिलाफ भड़काने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद ये लोग फाइनली वेसेक्स पहुंच जाते हैं। किंग एक्बर्ट को भी पता लग जाता है कि वाइकिंग्स वापस
ताकत से वेसेक्स आ चुके हैं, जिसके बाद वो ये बात जाके एथेल्स्टन को बताते हैं। तो एथेल्स्टन उनसे पूछता है कि अब वो क्या करेंगे और किंग एग्बर्ट उसे बताते हैं कि वो रैगनार के साथ बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि जब वो पहले रैगनार से मिले थे तब रैगनार उन्हें काफी इंटेलिजेंट लगा था, जिसकी वजह से वो रैगनार के साथ बातचीत करना चाहेंगे। पर अगर बातचीत अच्छे से नहीं जाती है तो उन्होंने किंग एला को ऑलरेडी संदेश भेज दिया है कि किंग एला अपनी आर्मी यहाँ भेज दे, और किंग एग्बर्ट बोलते हैं कि अगर लड़ाई होती है तो मैं हारूंगा नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वाइकिंग्स के ऊपर जाता है, जो कि एक नदी के किनारे अपना डेरा जमा लेते हैं, और रैगनार टॉर्स्टन को किंग एग्बर्ट के पास भेज देता है ये बताने के लिए कि रैगनार किंग एग्बर्ट से बातचीत करना चाहता है। किंग हॉरिक टॉर्स्टन को जाते देखते हैं तो वो रैगनार के पास आके उससे पूछते हैं कि तुमने टॉर्स्टन को कहाँ भेजा है, और रैगनार किंग हॉरिक को बताता है कि मैंने टॉर्स्टन को किंग एग्बर्ट के पास बातचीत का प्रस्ताव लेके भेजा है। किंग हॉरिक बोलते हैं कि आखिर तुमने हमसे पूछे बिना ये फैसला ले कैसे लिया, कम से कम एक बार तो हमसे पूछना चाहिए था। लगातार भी किंग हॉरिक का साथ देती है और बोलती है कि हाँ रैगनार, कम से कम तुम्हें एक बार तो हमसे इस बारे में पूछना चाहिए था। इसके बाद किंग हॉरिक रैगनार से बोलते हैं कि रैगनार, हम दोनों इक्वल नहीं है, तुम हम दोनों को इक्वल मत समझो, मैं तुमसे ऊपर हूँ। और बात रही किंग एग्बर्ट से बातचीत करने की, तो भैया किंग एग्बर्ट हमें ऑलरेडी धोखा दे चुका है, वो इस बार भी हमें धोखा दे देगा। इतना बोल के गुस्से में किंग हॉरिक अपने कैंप के अंदर चले जाते हैं और फ्लॉकी भी उनके पीछे पीछे उनके कैंप में चला जाता है। जो सब देख के रैगनार को अच्छा नहीं लग रहा होता है, वो समझ जाता है कि हाँ भैया ये लोग कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एथेलवुल्फ अपने पिता किंग एग्बर्ट का संदेश लेके, रिप्लाई लेके टॉर्स्टन के साथ रैगनार के पास आता है, और उसे एथेल्स्टन का वही वाइकिंग्स वाला कड़ा देते हुए उसे बताता है कि एथेल्स्टन अभी भी जिंदा है, साथ ही साथ मेरे फादर किंग एग्बर्ट चाहते हैं कि तुम हमारे किले में आओ और फिर हम लोग बातचीत करें। एथेल्स्टन के जिंदा होने वाली बात सुन के रैगनार काफी खुश हो जाता है और प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लेता है। पर जब एथेलवुल्फ वापस जा रहा होता है तब किंग हॉरिक का बेटा एथेलवुल्फ के ऊपर अटैक करके उसके सारे आदमियों को जान से मार डालता है और सिर्फ एथेलवुल्फ को ही वहां से जिंदा निकल के जाने देता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूं चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वाइकिंग्स के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 9 का। सुनाओ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एशलॉक काफी मुश्किलों के साथ अपने चौथे बच्चे को जन्म दे देती है, मगर रैगनार अपने चौथे बच्चे को देख के खुश नहीं होता क्योंकि उसके पैरों में हड्डियां नहीं होती हैं। इस वजह से रैगनार बच्चे की भलाई के लिए बच्चे को मारने की कोशिश करता है, पर एशलॉक उसे रोक लेती है, जिसके बाद रैगनार और एशलॉग अपने चौथे बच्चे का नाम आइवर द बोनलेस रखते हैं। इसके बाद रैगनार, लगार्था और किंग हॉरिक अपने सारे साथियों के साथ मिलके वेसेक्स जाते हैं, जहां रैगनार किंग एग्बर्ट से बातचीत करना चाहता था, मगर किंग हॉरिक किंग एग्बर्ट के मैसेंजर्स पर अटैक करवा देते हैं और सिर्फ उसके बेटे एथेलवुल्फ को ही वहां से जिंदा जाने देते हैं। अब 9th एपिसोड की शुरुआत होती है किंग एग्बर्ट को दिखाते हुए, जो कि एथेल्स्टन की मदद से रोम वासियों की बैटल स्ट्रेटेजी को जान रहे होते हैं कि रोम के लोग बैटल वगैरह कैसे करते थे, और किंग एग्बर्ट इसे रैगनार के खिलाफ यूज करने का प्लान कर रहे होते हैं। किंग एग्बर्ट एथेल्स्टन से बोलते हैं कि हमें रैगनार के साथ लड़ाई करनी ही होगी, और एथेल्स्टन किंग एग्बर्ट से बोलता है कि रैगनार कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि बातचीत ना करना चाहे। मैं रैगनार को काफी अच्छे से जानता हूँ, वो बस खेती करने के लिए जमीन ढूंढ रहा है। रैगनार बातचीत करके इस मैटर को जरूर सॉल्व करना चाहेगा, और अगर आप चाहो तो मैं रैगनार के पास जाके उससे बातचीत कर सकता हूँ। पर किंग एग्बर्ट जवाब देते हैं कि अगर रैगनार असल में मेरे से बातचीत करना चाहता तो वो मेरे मैसेंजर्स को ना मारता, और बात रही तुम्हें रैगनार के पास बातचीत करने के लिए भेजने की, तो तुम मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो, मैं तुम्हें खोने का रिस्क नहीं ले सकता। सीन शिफ्ट होकर रैगनार के ऊपर जाता है, जो कि किंग हॉरिक पे गुस्सा होता है क्योंकि किंग हॉरिक ने किंग एग्बर्ट के मैसेंजर्स पर अटैक करवा के उन्हें जान से मार डाला, और किंग हॉरिक बोलते हैं कि उन्हें कोई बातचीत नहीं करनी, उन्हें बस किंग एग्बर्ट से अपना बदला चाहिए। और लगार्था बोलती है कि अगर हम किंग एग्बर्ट को हरा देते हैं तो शायद किंग एग्बर्ट हमें और ज्यादा जमीन और पैसा दे दे। रैगनार बोलता है चलो ठीक है, अगर तुम दोनों बातचीत नहीं करना चाहते हो तो मैं अकेले जाके किंग एग्बर्ट से बातचीत करता हूँ। मगर किंग हॉरिक रैगनार को रोकते हैं और बोलते हैं कि नहीं, तुम अकेले जाके हमारी आर्मी को डिवाइड नहीं करोगे। कल हम सब पूरे जोश, जुनून और ताकत से वेसेक्स पे हमला करके किंग एग्बर्ट पे लड़ेंगे। और इतना बोल के किंग हॉरिक वहां से चले जाते हैं। सबके जाने के बाद बियॉन रैगनार के पास आता है और उससे पूछता है कि मरने का एहसास कैसा होता होगा, और रैगनार बोलता है ये तो तुम्हें मरे हुए लोग ही बता पाएंगे। बेसिकली यहाँ पे बियॉन थोड़ा सा नर्वस और घबरा रहा होता है कि कल के बैटल में कहीं वो मर ना जाए, पर रैगनार उसे समझाता है कि तुम चिंता मत करो क्योंकि उस ढोंगी बाबा ने मुझे बताया है कि तुम
तुम किसी राजा की बेटी से शादी करोगे या फिर किसी ऐसे सफर पे जाओगे जहां समुंदर में कोई भी लहरें नहीं होंगी, यानी कि कल के बैटल में तो तुम नहीं मरने वाले। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एथेल्स्टन के ऊपर जाता है जो कि परेशान हो रहा होता है क्योंकि उसे अपने गॉड्स भी रियल लग रहे होते हैं और थॉर, ओडिन, फ्रेया भी रियल लग रहे होते हैं। वो अपने लॉर्ड जीसस से राह दिखाने को बोलता है, साथ ही साथ उनसे ये भी प्रे करता है कि कल के बैटल में ना ही रैग्नार मरे ना ही किंग एक्बर्ट। सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे की तरफ जाता है जहां वाइकिंग्स वेसेक्स पे हमला करने के लिए जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें पहाड़ी के नीचे किंग एक्बर्ट की सेना दिखाई देती है। रैग्नार थोड़ा रुकने को बोलता है, इतनी जल्दी अटैक करने से मना करता है, लेकिन किंग हॉरिक उसकी बात नहीं मानते और अपनी सेना लेके किंग एक्बर्ट की सेना के ऊपर अटैक कर देते हैं। लगातार भी अपनी सेना लेके किंग एक्बर्ट की सेना के ऊपर अटैक कर देती है, पर तभी किंग एक्बर्ट दूसरी तरफ से अपनी और सेना भेज देते हैं। इसके बाद इन सब के बीच में एक बहुत ही घमासान बैटल चालू हो जाता है और तभी पीछे से किंग एला की भी सेना आ जाती है, यानी कि वाइकिंग्स अब हर तरफ से घिर चुके हैं। बैटल में एथेलवुल्फ रोलो के ऊपर हमला करके रोलो को इंजर्ड कर देता है। रोलो को इंजर्ड देख रैग्नार रोलो की तरफ आने की कोशिश करता है, मगर किंग एक्बर्ट की सेना उसे रोलो के पास जाने नहीं देती। इसके बाद रैग्नार देखता है कि वाइकिंग्स हार रहे हैं तो वो सारे वाइकिंग्स को बैटलफील्ड छोड़ के जाने को बोलता है और बियॉन्ड लगातार रैग्नार, किंग हॉरिक, फ्लॉकी, टॉर्स्टन हर कोई अपनी जान बचा के वहां से भाग जाता है। बैटल खत्म होने के बाद वहां बैटलफील्ड में एथेल्स्टन आता है जिसे कि रोलो देखने को मिलता है, तो वो ये बात जाके किंग एक्बर्ट को बताता है कि रोलो कौन है। किंग एक्बर्ट सोचते हैं कि रोलो रैग्नार का ब्रदर है तो वो रोलो का यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से किंग एक्बर्ट डॉक्टर को रोलो का इलाज करने को बोलते हैं। सीन शिफ्ट होकर वाइकिंग्स की तरफ जाता है जहां बैटल को हार जाने की वजह से बियॉन्ड काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और रैग्नार उसे शाबाशी देते हुए बोलता है कि आज तुम काफी अच्छा लड़े, आज गॉड्स ने तुम्हारा साथ दिया। बियॉन्ड बोलता है ये कैसा साथ, हम तो बैटल हार गए, जिसपे रैग्नार उसे समझाता है कि वी लिव्ड टू फाइट अनदर डे, यानी कि हम अगली बार जीत जाएंगे। बियॉन्ड बोलता है कि हम सब तो बच गए मगर रोलो नहीं बच पाया, जिसपे रैग्नार बोलता है अरे नहीं, मेरा भाई रोलो इतनी आसानी से तो नहीं मर सकता। इसके बाद रैग्नार सबसे बोलता है कि आज मेरे बेटे बियॉर्न को कोई भी तलवार, भाला, कुल्हाड़ी छू तक नहीं पाई। आज मेरा बेटा बहुत ही अच्छी तरह से लड़ा, जिसकी वजह से मैं अपने बेटे को नाम देता हूँ बियॉर्न आयरनसाइड का। अब से मेरा बेटा बियॉर्न आयरनसाइड के नाम से जाना जाएगा। बियॉर्न को मिले इस नाम की वजह से लगार्था भी अपने बेटे के ऊपर काफी प्राउड महसूस करती है। इसके बाद लगार्था सबसे बोलती है कि अब जब हम हार गए हैं तो क्या हमें वापस कैटागेट चले जाना चाहिए, जिसपे बियॉर्न बोलता है कि नहीं, अगर मेरे अंकल रोलो जिंदा है तो मैं उन्हें छुड़ाए बिना तो यहाँ से नहीं जा सकता। इसके बाद रैग्नार लड़ाई में हुई हार की वजह से किंग हॉरिक पे ताना मारते हुए उनसे आगे का प्लान पूछता है, मगर किंग हॉरिक के पास रैग्नार को देने के लिए कोई भी जवाब नहीं होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर किंग एला की तरफ जाता है जहां वो किंग एक्बर्ट के साथ मिलके वाइकिंग्स पे अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एथेल्स्टन के ऊपर जाता है जो कि रोलो के पास उसे चेक करने के लिए जाता है कि अब उसकी हालत कैसी है, मगर रोलो देखता है कि एथेल्स्टन वापस से एक प्रीस्ट बन गया है, उसने प्रीस्ट वाले कपड़े पहने हुए हैं, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और एथेल्स्टन से बोलता है कि तुमने हमें धोखा दिया है। फिर वो एथेल्स्टन से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम तो वापस से क्रिश्चियन बन चुके हो, जिसपे एथेल्स्टन जवाब देता है कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम, रैग्नार और बाकी सब मेरी फैमिली हैं, तो मुझे तुम्हारी केयर है, जिसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। मगर रोलो बोलता है कि अगर मेरे पास ताकत होती अभी तुम्हें मारने की तो मैं तुम्हें अभी मार डालता। इसके बाद सीन वापस से शिफ्ट होकर वाइकिंग्स की तरफ जाता है जहाँ वाइकिंग्स अपने मरे हुए वाइकिंग साथियों का अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर किंग एला की तरफ जाता है जो कि स्विमिंग पूल में नहाते हुए अपनी विक्ट्री एंजॉय कर रहे होते हैं और फिर किंग एक्बर्ट से बोलते हैं कि हमें तुरंत वापस से वाइकिंग्स के ऊपर अटैक कर देना चाहिए क्योंकि अभी वो लोग वीक हैं और अगर अभी हम लोग उनके ऊपर अटैक करते हैं तो हम लोग आसानी से उन्हें हरा पाएंगे। मगर किंग एक्बर्ट किंग एला की बात से एग्री नहीं करते और बोलते हैं कि अगर हम उनके ऊपर अभी अटैक करके उन सबको जान से मार भी डालते हैं तो वो लोग वापस से हमारे ऊपर अटैक करेंगे और शायद वापस से वो लोग दुगनी ताकत से हमारे ऊपर अटैक करें और यही सारी चीजें बार बार रिपीट होती रहेंगी, जिसकी वजह से अगर हमें इन वाइकिंग्स को असल में रोकना है तो हमें इन वाइकिंग्स के साथ कोई एग्रीमेंट करना होगा जो कि दोनों पार्टीज के लिए बेनिफिशियल हो। और अगर ये वाइकिंग्स हमारे साथ कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं तो हम इन वाइकिंग्स की मदद से मर्सिया को भी कॉन्कर कर पाएंगे। किंग एला बोलते हैं कि हाँ आपकी बात सही तो है मगर इनके पास एग्रीमेंट का ऑफर लेके जाएगा कौन, जिसपे एथेलवुल्फ बोलता है कि हमें एथेल्स्टन को भेजना चाहिए क्योंकि अगर वाइकिंग्स एथेल्स्टन को मार भी देते हैं तो इससे हमारा कोई घाटा नहीं होगा। इसके बाद दूसरे दिन एथेल्स्टन वाइकिंग्स के अड्डे पे पहुंच जाता है। एथेल्स्टन को देख सारे वाइकिंग्स सोच में पड़ जाते हैं
और एथेल्स्टन अपने दोस्तों को देखकर खुश होता है। एथेल्स्टन बियॉन्ड से उसके हालचाल लेता है, जिसके बाद एथेल्स्टन सबको बताता है कि रोलो अभी भी जिंदा है। वो थोड़ा सा जख्मी है पर हाँ अभी भी वो जिंदा है। फिर लगातार एथेल्स्टन से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जिसपे एथेल्स्टन बताता है कि किंग एग्बर्ट तुम लोगों के साथ बातचीत करके इस पूरे मैटर को सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि इसी में दोनों पक्षों की भलाई है। और अगर बात रही तुम लोगों का भरोसा जीतने की, तो पिछली बार की तरह इस बार भी हम लोग हॉस्टेजेस एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे का भरोसा जीतने के लिए। पर किंग हॉरिक एथेल्स्टन की इस बात को सुन के एथेल्स्टन का मजाक उड़ाने लगते हैं और बोलते हैं कि एथेल्स्टन अब किंग एग्बर्ट के लिए काम कर रहा है। लेकिन लगातार किंग हॉरिक की बात काटते हुए कहती है कि वो बातचीत करने में इंटरेस्टेड है। किंग हॉरिक बोलते हैं कि तुम ये फैसला नहीं कर सकती, जिस पे लगातार बोलती है कि ठीक है, अगर आप हमारे साथ नहीं चलना चाहते हो तो मत चलो, मैं और रैगनार अकेले ही किंग एग्बर्ट के पास बातचीत करने चले जाएंगे। इसके बाद लगातार का रिप्लाई लेके एथेल्स्टन वापस जाने लगता है और रैगनार भी आधे रास्ते उसके साथ जाता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि जो उसकी टीम है, मतलब कि जो सारे वाइकिंग्स हैं, उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि एथेल्स्टन को मारना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो एथेल्स्टन की सेफ्टी के लिए आधे रास्ते भर उसके साथ जाता है। रास्ते में रैगनार एथेल्स्टन से पूछता है कि क्या तुमने अपना रिलीजन वापस से अपना लिया, जिसपे एथेल्स्टन जवाब देता है कि काश ये इतना सिंपल होता, क्योंकि मुझे आसमान में लॉर्ड जीसस दिखते हैं और बादलों में थॉर, तो मैं भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं असल में क्रिश्चियन हूँ या वाइकिंग। और रैगनार बोलता है कि काश एक दिन तुम्हारे भगवान और मेरे भगवान दोस्त बन जाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एथेल्स्टन किंग एग्बर्ट के महल पहुंच जाता है, जहां पे किंग एग्बर्ट से किंग एला पूछते हैं कि इस बार तुम हॉस्टेज के तौर पे वाइकिंग्स को किसको दोगे, जिसपे किंग एग्बर्ट बोलते हैं कि पहले मैं अपने बेटे को हॉस्टेज के तौर पे ऑलरेडी भेज चुका हूँ, पर इस बार मैटर थोड़ा अलग है, जिसकी वजह से मैं चाहता हूं कि आप जाओ, क्योंकि वो वाइकिंग्स मेरे बेटे को शायद हर्ट कर सकते हैं, पर वो वाइकिंग्स आपको हर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आप एक पूरी कंट्री के राजा हो, और अगर वो लोग आपको किसी भी तरीके से हर्ट करते हैं तो उसकी उन्हें बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर थोड़ी देर बाद वाइकिंग्स आ जाते हैं, हॉस्टेजेस की अदला बदली होती है, जहां किंग एला वाइकिंग्स के पास जाते हैं और रैगनार, लगातार, बियॉर्न और किंग हॉरिक किंग एग्बर्ट से मिलने आते हैं। किंग एग्बर्ट भी रैगनार और उसके साथियों का बड़ी ही अच्छी तरीके से स्वागत करते हैं। इसके बाद किंग एग्बर्ट की ओर से एथेल्स्टन सबके सामने समझौते का प्रस्ताव रखता है। वो बोलता है कि किंग एग्बर्ट इस पूरे मैटर को शांति से सुलझाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो आप सभी को बहुत सारा पैसा वैसा, धन दौलत और 5000 एकड़ की अच्छी जमीन खेती करने के लिए देंगे, मगर सिर्फ तभी जब आप लोग प्रॉमिस करते हो कि आप इन रिटर्न वेसेक्स और नॉर्थ एम्ब्रिया पे कभी भी अटैक नहीं करोगे। इसके बाद एथेल्स्टन सभी को प्रिंसेस क्विंथ्रिथ से इंट्रोड्यूस करवाता है और बोलता है कि जो भी वाइकिंग्स प्रिंसेस क्विंथ्रिथ की जंग के अंदर, वॉर के अंदर मदद करेगा, प्रिंसेस क्विंथ्रिथ उसे मुंह मांगा इनाम देंगी। फिर रैगनार बोलता है कि मेरे भाई रोलो का क्या, उसका क्या होगा, जिसपे एथेल्स्टन उसे जवाब देता है कि अगर तुम लोग एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हो तो रोलो को भी वापस आजाद कर दिया जाएगा। जिसके बाद लगातार और रैगनार एग्रीमेंट यानी कि समझौते को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद रोलो को वापस वाइकिंग्स को सौंप दिया जाता है, किंग एला भी वापस आ जाते हैं। फिर रैगनार एथेल्स्टन से बोलता है कि तुम यहाँ पे मत रुको, वापस कैटागेट चलो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर कैटागेट जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि थोरॉन फाइटिंग करने की ट्रेनिंग ले रही होती है कि तभी उसके पास एशलॉग आती है, जो कि थोरॉन से बोलती है कि जा थोरॉन, जी ले अपनी जिंदगी, अब से तुम एक स्लेव नहीं हो बल्कि एक आजाद औरत हो। साथ ही साथ एशलॉग गिफ्ट के तौर पे थोरॉन को कुछ नए कपड़े भी देती है, जिसके बाद थोरॉन नहाती है और उन कपड़ों को पहन के अपनी नई आजाद जिंदगी चालू करती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर किंग एग्बर्ट की तरफ जाता है, जो कि एथेल्स्टन के रैगनार के साथ वापस जाने की वजह से काफी दुखी होते हैं। इसके बाद किंग एग्बर्ट उन वाइकिंग्स का स्वागत करने जाते हैं जो कि उनकी मर्सिया के खिलाफ वॉर में मदद करेंगे, और प्रिंसेस क्विंथ्रिथ भी इतने स्ट्रॉन्ग वाइकिंग्स को देख के खुश हो जाती हैं। इसके बाद रैगनार अपने सारे साथियों के साथ वापस कैटागेट आ जाता है और एथेल्स्टन को देख के वहां पे सभी खुश हो रहे होते हैं। फिर बियॉन्ड को पता चलता है कि अब थोरॉन एक स्लेव नहीं बल्कि एक आजाद औरत हो गई है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रोलो का इलाज किया जा रहा होता है, उसके पैर की हड्डी टूट चुकी होती है, तो उसके पैर की हड्डी को सही करने की कोशिश की जा रही होती है। इसके बाद हमें फ्लॉकी दिखाया जाता है, जिसके पास किंग हॉरिक आके उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वाइकिंग्स के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 10 का, जो कि वाइकिंग्स के सीजन 2 का लास्ट एपिसोड भी है। हम लोग इसके पिछले एपिसोड और सीजन का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि तुम लोगों को चैनल पे मिल जाएगा। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्चुअल
एक्सप्लेनेशन। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किंग एग्बर्ट की सेना वाइकिंग्स की आर्मी को हरा देती है, जिसमें रोलो बैडली इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद रैगनार और किंग एग्बर्ट एग्रीमेंट कर लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग किंग एग्बर्ट रैगनार को खेती करने के लिए जमीन देगा और इन रिटर्न वाइकिंग्स नॉर्थ एम्ब्रिया और वेसेक्स पे कभी भी अटैक नहीं करेंगे। फिर सारे वाइकिंग्स वापस कैटागेट आ जाते हैं और अपना एथेल्स्टन भी वापस कैटागेट आ जाता है। अब एपिसोड 10 चालू होता है हेल्गा को दिखाते हुए, जो कि फ्लॉकी के पास आके उन्हें उनके बच्चे से मिलवाती है, जो कि एक लड़की होती है। फ्लॉकी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। हेल्गा उससे पूछती है कि हम अपनी बेटी का नाम क्या रखें, जिसपे फ्लॉकी अपनी बेटी का नाम लोकी की फर्स्ट वाइफ एंगर बोआ के नाम पे रखता है। पर इसके बाद वो तुरंत ही हेल्गा को अपनी बेटी को साथ लेके वापस घर जाने को बोलने लगता है और फ्लॉकी का ऐसा वियर्ड बिहेवियर देख के हेल्गा भी वहां से चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि किंग हॉरिक अपने पूरे परिवार को कैटागेट में ले आते हैं। रैगनार एस्लॉग के साथ आके किंग हॉरिक के परिवार का स्वागत करता है। इसके बाद किंग हॉरिक अपने पूरे परिवार को रैगनार और उसके पूरे परिवार से मिलवाते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास काफी बेटियां हैं, तुम्हारे पास काफी बेटे, तो क्यों ना हम इनके द्वारा रिश्तेदार बन जाए। जिसके बाद यहाँ पे जश्न चालू हो जाता है, पार्टी चालू हो जाती है। इसके बाद किंग हॉरिक की वाइफ, जो कि ऑल्सो काफी स्ट्रॉन्ग और पॉपुलर वाइकिंग वॉरियर है, लगार्था के पास आके उसकी तारीफ करने लगती हैं और लगार्था भी इन रिटर्न उनकी तारीफ करने लगती है। इसके बाद फ्लॉकी किंग हॉरिक के पास जाके उनसे पूछता है कि आप मुझे कोई काम वगैरह देने वाले थे, और किंग हॉरिक बोलते हैं कि हाँ मैं तुम्हें देने तो वाला था, पर मुझे अभी भी तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है फुल तरीके से। और किंग हॉरिक की ये बात सुन के अपना फ्लॉकी थोड़ा सोच में पड़ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होके बियॉन्ड के ऊपर जाता है, जो कि थोरोन के पास आके उससे पूछता है कि अब तुम एक आजाद औरत हो, तो अब आगे तुम क्या करोगी। जिसका थोरोन जवाब देती है कि जब मैं एक स्लेव थी तब तुम ही एक ऐसे लौते इंसान थे जिसने मुझे एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह ट्रीट किया था, पर अब जब मैं स्लेव नहीं हूं तो मेरे पास काफी चॉइसेस हैं। और बियॉन्ड इस बात का गलत मतलब निकाल लेता है और थोरोन से बोलता है कि हाँ मेरे पास भी काफी अदर वुमेन्स की चॉइसेस हैं। जो सुन के थोरोन गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है और बियॉन्ड को रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर सीगी के ऊपर जाता है, जो कि किंग हॉरिक के पास आके उनसे उनके आगे के प्लान के बारे में पूछती है, पर वो थोड़ा सा टची हो रही होती है, जिसकी वजह से किंग हॉरिक बोलते हैं कि मेरे बीवी बच्चे अभी यहीं पे हैं, तुम मुझसे थोड़ा सा दूरी बनाए रखो। इसके बाद फ्लॉकी नशे में धुत होकर एथेल्स्टन के पास जाता है और उसके पास जाके बोलता है कि तुम वापस यहाँ कैटागेट में क्यों आ गए हो, तुमने तो हमारे गॉड्स को ठुकरा दिया था ना, तुम्हें यहाँ कोई पसंद नहीं करता है। पर एथेल्स्टन फ्लॉकी के किसी भी सवाल और बात का जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। इसके बाद फ्लॉकी अकेला हो जाता है, तो किंग हॉरिक फ्लॉकी के पास आके उससे माफी मांगते हैं, बोलते हैं कि सॉरी मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, पर फिर भी मुझे तुम्हारे ऊपर कंप्लीट ट्रस्ट नहीं है, और अगर तुम्हें मेरा ट्रस्ट हासिल करना है तो तुम्हें यहाँ कैटागेट के किसी इंपॉर्टेंट इंसान को जान से मारना होगा। और बेसिकली यहाँ पे किंग हॉरिक रैगनार के खिलाफ लड़ाई चालू करने का प्लान कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें मेक श्योर करना है कि फ्लॉकी उनके साइड पर है कि नहीं। इसके बाद तब से किंग हॉरिक फ्लॉकी और रैगनार के हर मूवमेंट पर नजर रखने लगते हैं। फिर एक दिन मौका पाके किंग हॉरिक फ्लॉकी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुमने फाइनली डिसाइड कर लिया कि तुम किसकी जान लोगे। और फ्लॉकी बोलता है कि हाँ मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं किसको जान से मारने वाला हूँ। इसके बाद फ्लॉकी जंगल में जाके कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बियॉन्ड के ऊपर जाता है, जो कि रैगनार और किंग हॉरिक से बोलता है कि हमें अगली गर्मियों में जल्दी से वेसेक्स वापस जाके किंग हॉरिक से जमीनें ले लेनी चाहिए और अपने लोगों में बांट देना चाहिए फार्मिंग करने के लिए। किंग हॉरिक बोलते हैं कि उन लोगों का क्या जो कि फार्मिंग नहीं करना चाहते हैं, जिसपे बियॉन्ड बोलता है कि जो लोग फार्मिंग नहीं करना चाहते हैं वो लोग किंग एग्बर्ट और प्रिंसेस क्विंथ्रिथ का साथ दे सकते हैं मर्सिया के बैटल में। किंग हॉरिक बोलते हैं कि हाँ तुम्हारी बात सही तो है, मगर उस किंग एग्बर्ट के ऊपर मैं अभी भी भरोसा नहीं कर सकता। इसके बाद किंग हॉरिक लगार्था से उसके ओपिनियंस पूछते हैं, जिसपे लगार्था बोलती है कि हमें किंग एग्बर्ट को एक चांस तो देना चाहिए, और जो लोग फार्मिंग करना चाहते हैं उन्हें फार्मिंग करने देना चाहिए, और जो लोग फार्मिंग नहीं करना चाहते हैं वो लोग पश्चिम की दूसरी कंट्रीज में जाके लूटपाट कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो बस किंग एग्बर्ट से नॉर्थ एम्ब्रिया और वेसेक्स में लूटपाट ना करने का प्रॉमिस किया है। पश्चिम में तो और भी बहुत सारी कंट्रीज है जो कि अभी तक हम लोगों ने डिस्कवर नहीं करी हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फ्लॉकी के ऊपर जाता है, जो कि रोलो के पास आके उसे वही जड़ी बूटी खिला देता है जो कि वो जंगल से लाया होता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फ्लॉकी रैगनार के बेटे ऊबे को अपने पास बुला के उसे वही सेम जड़ी बूटी देता है
और बोलता है कि जाके टॉर्स्टीन को ये जड़ी बूटी दे दो, पर किसी को ये मत बताना कि मैंने ये जड़ी बूटी तुम्हें दी है। ऊबे जाके वो जड़ी बूटी टॉर्स्टीन को दे देता है और टॉर्स्टीन भी उस जड़ी बूटी को खा लेता है, जिसके बाद फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टॉर्स्टीन मर गया है, जिसे देख के बियॉन्ड काफी सैड और गुस्सा हो रहा होता है कि आखिर किसने मेरे फ्रेंड की जान ली है। और फ्लॉकी बियॉन्ड को दिलासा देते हुए बोलता है कि तुम चिंता मत करो, जिसने भी टॉर्स्टीन की जान ली है हम उसे इससे भी ज्यादा बदतर तरीके से मारेंगे। इसके बाद फिर किंग हॉरिक टॉर्स्टीन को मरा देख के समझ जाते हैं कि टॉर्स्टीन को फ्लॉकी ने ही मारा है और अब फ्लॉकी पूरी तरह से किंग हॉरिक के साइड में आ चुका है, यानी कि किंग हॉरिक अब फ्लॉकी के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। अब किंग हॉरिक अकेले में फ्लॉकी से मिलने जाते हैं और उसके पास जाके उससे बोलते हैं कि तुमने टॉर्स्टीन की जान लेके मेरा भरोसा जीत लिया है। फ्लॉकी उनसे पूछता है कि अब प्लान क्या है, जिसपे किंग हॉरिक उसे बताते हैं कि हम कल रैग्नार और उसकी पूरी फैमिली के ऊपर अटैक करेंगे और उसकी पूरी फैमिली को जान से मार डालेंगे। फिर फ्लॉकी बियॉन्ड के बारे में पूछता है कि उसका क्या, जिसपे किंग हॉरिक बोलते हैं कि हाँ, बियॉन्ड को मारना काफी मुश्किल है, पर मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि तुम बियॉन्ड को मारने का कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढ लोगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे की तरफ जाता है, जहाँ बियॉन्ड थोरोन के पास आके उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो, जिसपे थोरोन जवाब देती है कि ट्रस्ट और रिस्पेक्ट। बियॉन्ड से बोलता है तो फिर मैं तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए क्या कर सकता हूँ, जिसपे थोरोन जवाब देती है कि तुम मुझसे फाइट कर सकते हो। सीन शिफ्ट होकर रोलो की तरफ जाता है, जो कि चलने की कोशिश कर रहा होता है, मगर उसके पैर की हड्डी टूटी होती है, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाता। रोलो सीगी से पूछता है कि आखिर अभी भी तुम मेरे साथ क्यों हो, तुम अभी भी क्यों मेरी परवाह कर रही हो, जिसपे सीगी जवाब देती है कि ऑनेस्टली उसे नहीं मालूम है कि वो क्यों रोलो की परवाह कर रही है, क्यों उसकी केयर कर रही है। शायद उसे लगता है ऐसा कि अभी भी रोलो किसी काम आ सकता है उसके। फिर सीगी बाहर आ जाती है और बाहर सीगी के पास किंग हॉरिक आके उसे एक ऑफर देते हैं कि अगर वो रैग्नार के छोटे बच्चों को जान से मार डालती है तो किंग हॉरिक सीगी से शादी कर लेंगे। किंग हॉरिक के पास ऑलरेडी एक बीवी है, पर फिर भी वो सीगी से शादी कर लेंगे, जिसकी वजह से सीगी वापस से क्वीन बन जाएगी। और फिर किंग हॉरिक सीगी को एक खंजर देके वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बियॉन्ड और थोरोन के ऊपर आता है, जो कि एक जंगल में आके हाथापाई चालू कर देते हैं और बैकग्राउंड में फ्लॉकी भी इन लोगों के ऊपर नजर रख रहा होता है कि कब उसे मौका मिले और कब वो बियॉन्ड की जान ले ले। बियॉन्ड और थोरोन एक दूसरे का थोड़ा बहुत खून बहाते हैं, जिसके बाद थोरोन बियॉन्ड से अपना लव कन्फेस कर लेती है एंड फिर इसके बाद ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में सेक्स होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर किंग हॉरिक की तरफ जाता है, जहाँ किंग हॉरिक अपने बेटे को एक शाही तलवार दिखाते हैं, बताते हैं कि ये तलवार राजाओं को दी जाती है और एक दिन ये तलवार तुम्हारी होगी अगर तुम इस तलवार के लिए मेहनत करते हो तो। फिर किंग हॉरिक अपने बेटे को बताते हैं कि आज रात हमें रैग्नार और उसके पूरे परिवार का सफाया कर देना है, जान से मार डालना है, क्योंकि अगर रैग्नार के परिवार का एक भी सदस्य बचता है तो वो हमारे पीछे वापस आएगा और हम लोगों के पूरे एग्जिस्टेंस के ऊपर खतरा बन जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रैग्नार की तरफ जाता है, जो कि एथेल्स्टन से क्रिश्चियंस की प्रेयर करना सीख रहा होता है, पर जैसे ही आमेन बोलने की बारी आती है तो वैसे ही रैग्नार रुक जाता है और आमेन नहीं बोल पाता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि किंग हॉरिक की आर्मी कैटागेट के तट पे आ चुकी होती है। दूसरी तरफ सीगी रैग्नार के छोटे बच्चों को अपने साथ लेके चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होकर किंग हॉरिक की बीवी के ऊपर जाता है, जो कि लड़ाई वड़ाई की पूरी तैयारी कर लेती है और फिर रात में किंग हॉरिक की सेना कैटागेट पे अटैक कर देती है। रैग्नार की सेना भी किंग हॉरिक की सेना से लड़ने लगती है। इसके बाद लगातार किंग हॉरिक की वाइफ के पास जाती है, जहां इन दोनों के बीच में फाइट होती है और लगातार किंग हॉरिक की वाइफ को जान से मार डालती है। इसके बाद किंग हॉरिक रैग्नार को मारने के लिए उसके हॉल में चले जाते हैं, जहां पे उनके सामने टॉर्स्टिन आ जाता है, जो कि मरा नहीं होता है, जिंदा होता है। किंग हॉरिक कुछ समझ पाते कि तभी वहां पे रैग्नार के सिपाही आके किंग हॉरिक के सारे सिपाहियों को जान से मार डालते हैं। जिसके बाद फ्लॉकी किंग हॉरिक के सामने आता है और किंग हॉरिक को समझ आ जाता है कि एक्चुअल में ये सब रैग्नार का प्लान था। रैग्नार ने ही सीगी और फ्लॉकी को किंग हॉरिक के पास भेजा था। सब कुछ समझने के बाद किंग हॉरिक रैग्नार से अपने बेटे को जिंदा छोड़ने की गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। रैग्नार किंग हॉरिक की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, उनके बेटे को नहीं मारता है और फिर इसके बाद हर कोई एक एक करके आके किंग हॉरिक को मारने लगता है और फिर अंत में रैग्नार काफी बुरी तरीके से किंग हॉरिक को जान से मार डालता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बियॉन्ड की तरफ जाता है, जो कि जब किंग हॉरिक के रूम में जाता है तब उसे देखने को मिलता है कि किंग हॉरिक की पूरी फैमिली को मार दिया गया है जान से। इसके बाद फिर बियॉन्ड को वही शाही तलवार मिलती है, जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रैग्नार के पास वो शाही तलवार होती है और ये एपिसोड और ये सीजन इसी के साथ खत्म हो जाता है। सो गाइस, तुम लोगों को वाइकिंग्स का सेकंड सीजन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। अगर तुम लोग चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।